हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक या मुख्य परीक्षा होगी, लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों की होती है। तो इसमें टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं, यानी एक तरह से PYQ दे रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं मोस्टली वही इंक्लूड किए गए हैं। देखिएगा, इसमें एक्चुअल में क्या है कि सभी सब्जेक्टों की टीचिंग मेथड दे रखी है। अगर आप इस पेज को नीचे लाएंगे तो देखो, जैसे हिंदी की टीचिंग मेथड है तो ये लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, मोस्टली टॉपिक कॉमन होते हैं, तो आप देख सकते हैं। ऐसे लेवल फर्स्ट में जैसे मैथ की टीचिंग मेथड है, तो लेवल 2 में भी मैथ आती है तो वहाँ पे भी पूछे जाते हैं। इसी प्रकार जैसे कि अंग्रेजी की बात करें या इंग्लिश की, तो इसमें है टीचिंग मेथड आपकी लेवल फर्स्ट में भी पूछी जाती है और लेवल 2 में भी पूछी जाती है। इसी प्रकार जैसे साइंस की टीचिंग मेथड, तो ये आपकी लेवल फर्स्ट में तो पूछी जाती है, मोस्टली यही टॉपिक आपके लेवल 2 में भी बनते हैं। इसी प्रकार RPSC सेकंड ग्रेड में भी मोस्टली यही टॉपिक है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, अदरवाइज टॉपिक यही होते हैं। और इसके अलावा SST की, तो हमने देखो एक वीडियो बना दिया था हिंदी का, जिनको भी देखना है 2 घंटे की समथिंग वीडियो है, जिनको वीडियो देखना है, अदरवाइज खुद से सॉल्व करना है तो टेलीग्राम पे PDF पड़ी हुई है इस बुक की, वहाँ से डाउनलोड करके खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं आज है गणित शिक्षण की विधियाँ। इनमें जितने भी टॉपिक दे रहे हैं क्रमबद्ध देखेंगे हम, जिसमें आपके ये 6 टॉपिक हैं। इनसे संबंधित किस प्रकार के प्री रीट में, रीट मेंस में, सेकंड ग्रेड में, CTET में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, वो आपको हर एक टॉपिक बाय क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो हम डाल रहे हैं गणित विषय की शिक्षण विधियाँ, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, और अच्छी बात है, जिससे आपको एक तरह से जो थ्योरी आपने पढ़ी है इससे पूर्व या नोट्स होंगे आप कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो वो हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। हालांकि ये रीट लेवल फर्स्ट 2025 में पूछा गया है। मोस्टली जो प्रयोगशाला विधि होती है उसमें बच्चे करते हैं और सीखते भी हैं, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हालांकि ह्यूरिस्टिक विधि भी आपकी अनुसंधान विधि कहलाती है, इसमें भी बच्चे करके ही सीखते हैं, लेकिन ये है कि प्रयोगशाला विधि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हम देखें इनमें से, देखो मैं इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात करूंगा। जैसे प्रयोगशाला विधि में छात्रों को स्वयं को खोजने का और साथ ही साथ उनकी मानसिक शक्ति का विकास करने का एक अवसर मिलता है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है लेवल 2 में, कि जैसे कि रेखा गणित पढ़ाने की इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है, तो प्रयोगशाला विधि होती है। ये लेवल 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना प्रयोगशाला विधि के द्वारा रेखा गणित पढ़ा सकते हैं, त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन, जिसे आप क्षेत्र विधि बोलते हैं, तो इसके लिए शिक्षण के लिए उपयुक्त तो मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे ज्यामिति में रचनात्मक कार्य हो गए प्रयोगशाला विधि के द्वारा जाना उचित होता है। ठीक है, जो ज्योमेट्री बोलते हैं वो वाली चीज। इसके साथ ही व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि है, क्योंकि इसके ऑप्शन में दे रखा था इस वजह से, और ये अमनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। कौन सी? व्याख्यान विधि। नेक्स्ट देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्यादातर RPSC सेकंड ग्रेड में बनता है क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर दे रखी है ह्यूरिस्टिक विधि। हालांकि साइंस या लेवल फर्स्ट हो तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी देखने को। तो इसके जो प्रवर्तक हैं या कह सकते हैं जनक है, वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ह्यूरिस्टिक विधि को ये अन्वेषण विधि कह देते हैं, अनुसंधान विधि कह देते हैं, या स्वयं ज्ञान विधि भी कह देते हैं। तो ये उपनाम भी पूछे जाते हैं, जनक भी पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट विधि है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड है कि निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था। ये L1 2025 में पूछा गया है, यानी जो माइक्रो टीचिंग बोलते हैं ना, वो ये तो ये आपके WLN के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग का विकास है 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में WLN और उनके सहयोगी द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है किसी एग्जाम में, मुझे कंफर्म तो नहीं है कि जो माइक्रो टीचिंग होती है वो मतलब एक तरह से जो प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की एक तकनीक होती है। यस, देखिएगा इस प्रकार ये क्वेश्चन बना कैसे है वो बाद में बात कर लेंगे, पहले दे रखी है थ्योरी वो देखिएगा। यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक तकनीक है, क्या है? एक टेक्निक है, क्या? माइक्रो टीचिंग, जिसका उद्देश्य होता है कि जो शिक्षण कौशल को विकसित करना या सुधारना। ये क्वेश्चन बन चुका है आप प्रीवियस के अभी क्वेश्चन, जैसे कि इसमें तो केवल ये यहाँ पे ये पूछा है किसने विकास किया है, लेकिन ये वाला भी पॉइंट पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि आगमन विधि निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र पर आधारित है, किस पर है? जैसे नियम से उदाहरण, ये तो निगमन का है, ज्ञात से अज्ञात, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी सामान्य से विशिष्ट है, ये आपके हो जाएगा निगमन का, और प्रमाण से प्रत्यक्ष है, ये भी आपका संबंधित हो जाएगा निगमन से। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र बोल सकते हैं, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका पूछा किसमें था, आप देख लीजिएगा, लेवल 2 में पूछा है 2025 में। नेक्स्ट देखिएगा, और भी इनके जो शिक्षण सूत्र हैं ये ऑलरेडी हम हिंदी की टीचिंग मेथड में देख चुके थे। जैसे उदाहरण से नियम, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, विशिष्ट से सामान्य, सरल से जटिल और मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर तक सूत्र स्थापना के लिए उपयुक्त विधि क्या है। अगर अपर प्राइमरी की बात कर रहा है
इसे छोड़िए, इसे कोई मतलब नहीं। सूत्र जहाँ पर भी स्थापना की बात होती है तो वो आपकी आगमन विधि होती है, ठीक है। सिंपल तौर पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये L2 2025 में ही पूछा है। देखिएगा, इसके सोपान होते हैं आगमन विधि के 4। कौन कौन से? जैसे कि आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना, या पहला हो जाएगा उदाहरण प्रस्तुत करना। सेकंड हो जाएगा जो भी उदाहरण दिए उसके आधार पर आप निरीक्षण करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन नियमों की सत्यता निर्धारित करेंगे, जिसका मतलब होता है सामान्यीकरण करना। फिर नियमों की सत्यता की पुष्टि करेंगे तो उसके लिए टेस्ट करते हैं, जैसे परीक्षण होते हैं। ये 4 स्टेप होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आगमन विधि के कितने सोपान होते हैं, चरण होते हैं? 4 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ये L2 2025 में पूछा है। तो वो हो जाए खेल और मनोरंजन विधि। यहाँ पे आगमन विधि भी दे रखी है, संश्लेषण और विश्लेषण। एक्चुअली में क्या है कि ऑप्शनों की बटन बंद कर दी। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होता फिर क्या लगाते आप? फिर आगमन विधि पे जाते। तो इस प्रकार है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और साथ ही साथ आपने जो प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चन किए होंगे तो उससे भी नॉलेज हो जाती है इस चीज की, ठीक है। और प्राइमरी की बात कर रहा है तो खेल कूद विधि वाली ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर देखें खेल विधि के महत्व की स्वीकार करके सर्वप्रथम महान शिक्षा शास्त्री थे फ्रॉबेल। तो इन्होंने ही खेल विधि दी थी। तो प्राथमिक जो भी शिक्षा होती है उसको पूर्व रूपेण खेल विधि केंद्र बनाने का प्रयत्न किया गया था। खेल विधि प्रारंभ करने का श्रेय है वो हेनरी कॉल्डवेल कुक को जाता है। इसके नाम आपको कॉल्डवेल में मिल जाएगा या कार्लवेल, कुछ भी नाम दीजिएगा, आप तो कुक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन्होंने एक प्ले वे एक नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये भी आपकी शायद पूछी गई है रीट में। अब ये नहीं पता है कि ये 2022 वाली पात्रता में पूछी थी या अन्य इससे पहले हो चुकी हैं परीक्षा, उनमें पूछी थी। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी है कि जो मारिया मोंटेसरी है उनके अनुसार खेल प्रकृति का शिक्षा देने का एक साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि देखा जाए ये दोनों पॉइंट पूछे जा चुके हैं, तो ये याद रखें। नेक्स्ट देखिएगा, एक निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक गुण नहीं है? ओवरऑल देखा जाए इसे समय की बचत करती है, ये वाला गलत हो जाए क्योंकि समस्या समाधान करने में टाइम लगता है तो निश्चित तौर से समय अधिक लेती है। तो ये आपके 3rd ग्रेड मेंस लेवल 2 2023 में पूछा गया था। बाकी ये विद्यार्थी केंद्रित होती है। शिक्षार्थी यहाँ पे कह रखा है, शिक्षार्थी बोलिएगा या विद्यार्थी बोलिएगा या यहाँ पे चाइल्ड सेंटर, कुछ भी नाम दीजिएगा, वो एक ही बात होती है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होती है और वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण किया जाता है। ये तीनों पॉइंट पॉजिटिव थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। बाकी ये और एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं जो आपको पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी या विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है तो आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? ये 3rd ग्रेड मेंस लेवल 1 में पूछा गया था। सबसे बेस्ट रहेगा कि शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। जो आप पढ़ाने का तरीका है ना उन्हें चेंज करेंगे, कोई अन्य तरीके से पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि बच्चे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दें और जो नकारात्मक दृष्टिकोण है वो भी दूर हो जाए। बाकी तो ये इसमें दे रखे थे कथन वो संबंधित नहीं होंगे। सबसे बेस्ट होगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा कि विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक थे? देखो किलपैट्रिक की बात की जाती है ना तो इनकी एकमात्र प्रायोजना विधि है जिनके ये आप एक तरह से प्रवर्तक माने जाते हैं। और विचारक कौन माने जाते हैं? तो फिर नाम आता है जॉन डीवी का। देखो जॉन डीवी एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। जॉन डीवी ने बालक के शिक्षण के लिए प्रायोजना विधि पर बल दिया था, जो कब 1908 में। प्रायोजना विधि के जो जनक है या प्रतिपादक है वो विलियम किलपैट्रिक कहलाते हैं, ये ध्यान रखें। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे रिचर्ड ने 1900 में किया था। हालांकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते नहीं है रीट में, हालांकि बनेंगे तो प्रायोजना विधि किसके द्वारा दी गई थी ये पूछा जाता है। और या इसके जो विचारक थे कौन थे? तो वो जॉन डीवी थे। और इनके प्रायोजना विधि में कौन कौन से, जैसे थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है वो पूछे जाते हैं। इनमें कौन कौन सी कह सकते हैं प्रायोजना विधि के स्टेप में वो बन जाते हैं क्वेश्चन। और साथ ही साथ और ये एक तरह से करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इन चीजों से क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो करेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? ये L2 2022 में पूछा था। तो प्रयोगशाला विधि ये ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका था, शुरुआत क्वेश्चन इसी से था। तो ये है करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस शिक्षण विधि में करके सीखने वो अवलोकन द्वारा सीखने का सिद्धांत की पालना की जाती है? तो वही है प्रयोगशाला विधि। अब यहाँ पर करके सीखने से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और शब्द डाल दिया है, तो ये L2 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है निम्न में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक होता है? तो देखो चित्रकला यानी पेंटिंग की बात हो रही है एक तरह से, तो वो रेखागणित में होगा। अंकगणित से कोई मतलब नहीं है, सांख्यिकी से कोई मतलब नहीं है, न फलन से,
केवल मात्र ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं तो इसका मतलब आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी प्रयोगशाला विधि। हमने देखा था कि जैसे कि चाहे वो ज्यामिति पढ़ानी हो आपको, चाहे मेंसुरेशन पढ़ाना हो, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल मेंसुरेशन के अंडर में आता है। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति बोलते हैं हिंदी में, या क्षेत्रफल निकालने वाले जो भी आते हैं उसे एक शब्द में कहें तो क्षेत्रमिति होता है। उसमें परिमाप वगैरह, क्षेत्रफल, लंबाई और आपकी एक तरह से लंबाई चौड़ाई की बात की जाती है, तो मोस्टली है वो आपकी 2D में आते हैं, और जिनमें आपकी ऊंचाई भी करेक्ट कर देते हैं तो वो 3D में चला जाता है। ये तो अलग बात है, हालांकि हमने देख लिया था क्षेत्रमिति आती है, वो आपकी प्रयोगशाला विधि से पढ़ाने की उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित मिलता है या प्रोत्साहन मिलता है, यानी इसे एनकरेज बोल सकते हैं। तो ये चीजें मिलती हैं विश्लेषण विधि में। ओवरऑल देखा जाए तो विश्लेषण विधि होती है ना, वो कहीं ना कहीं आगमन विधि जैसी होती है। इसमें भी आपके जो आपकी मेंटली या मानसिक विकास है वो ज्यादा होता है विश्लेषण विधि में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। विश्लेषण विधि के सूत्र क्या है, जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, इसे ही हम उदाहरण से नियमों की ओर बोल सकते हैं। जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं तो ये सूत्र थोड़ा अलग हो जाएगा, किससे, आपके आगमन विधि से। बाकी निष्कर्ष से तथ्य की ओर जाते हैं, और अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं। ओवरऑल कहें एकमात्र ऐसा शिक्षण सूत्र है ये वाला जो करेक्ट करता है आपके आगमन विधि से। विश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र दे रखे हैं ये वाले। ठीक है, अगर आप अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं तो निगमन का हो जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं तो ये निगमन का हो जाता है, और प्रमाण से अगर प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं तो ये शिक्षण सूत्र हो जाएगा आपका निगमन का। ठीक है, और यही दे रखे हैं। बाकी और भी देख लेते हैं, इधर क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर खेल विधि में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं कर सकते आप। देखो किंडरगार्टन कर सकते हैं क्योंकि इसमें खेल के द्वारा दी जाती है। मोंटेसरी भी खेल की बात करती है। डॉल्टन जो प्रणाली है वो भी आपकी खेल की बात करती है। जो व्याख्यान विधि है इसमें तो टीचर एक्टिव रहता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या रहते हैं, इनएक्टिव। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में लागू नहीं कर सकते। बाकी मोंटेसरी, डॉल्टन और किंडरगार्टन ये तो खेल विधि को ही सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो निश्चित तौर से ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। बाकी खेल विधि के प्रवर्तक हेनरी कॉल्डवेल कुक हो जाएगा, किंडरगार्टन का फ्रॉवेल हो जाएगा, मोंटेसरी का मारिया मोंटेसरी हो जाएगी, डाल्टन का हेलेन पार्कस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाता है। देखो एक्चुअल में क्या है कि संश्लेषण का उपयोग आप विश्लेषण के बाद करेंगे। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना एक तरह से, और विश्लेषण का मतलब होता है एक तरह से टुकड़े करना या बिखेरना एक तरह से। अगर सेंस में ले तो हमें ये कहेंगे पहले विश्लेषण होगा, यानी टुकड़े होंगे उन्हें जोड़ेंगे तो उसे संश्लेषण कहेंगे। तो हमें पहले विश्लेषण करेंगे, ठीक है, और जो टुकड़े हो जाएंगे उन्हें पे जोड़ेंगे तो संश्लेषण कहेंगे। यानी इसके बाद ये स्टेप आता है, ये पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट देखिएगा कि ये क्या कर रहा है, तुलनात्मक अध्ययन है। क्या है अध्ययन, देखिएगा कि विश्लेषण विधि है वो खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित देती है। बालक तर्क और निर्णय लेने के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही चिंतन में भाग लेते हैं। ये एक सजीव और रोचक विधि है। और विश्लेषण का अर्थ होता है कि समस्या का या साध्य को विभिन्न भागों में विभक्त करना होता है, या वस्तुओं को अलग अलग जो एक साथ हो। संश्लेषण का मतलब होता है खोजे हुए तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। केवल बालक की स्मृति पर जोर दिया जाता है। इसमें स्टूडेंट होता है वो निष्क्रिय रहता है, अध्यापक क्रियाशील रहता है। क्रियाशील मतलब एक्टिव रहता है। बाकी यह एक नीरस विधि और निर्जीव है। और बाकी तो संश्लेषण मतलब जोड़ना ही होता है एक तरह से। यहाँ पे देखिए उन वस्तुओं को एक साथ करना जो अलग थी। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नांकित में कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयोग करना कठिन है, तो वो हो जाएगी प्रायोजना विधि। क्योंकि प्रायोजना विधि में एक्चुअल में क्या है कि आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं तो बच्चा खुद अपनी मर्जी से करके लाता है। तो एक तरह से यही विधि है जिसमें औपचारिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ठीक है। और बाकी जैसे आगमन, निगमन, विश्लेषण जिसमें औपचारिक शिक्षा दी जाती है, तो L2 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी, प्रायोजना विधि। प्रोजेक्ट विधि है वो क्रियात्मक पक्ष को अधिक महत्व देती है। प्रोजेक्ट विधि समवाय कह सकते हैं, सिद्धांत पर आधारित होती है। प्रायोजना विधि एक ऐसी विधि है जो सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट देखिएगा कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों को सभी घटकों का समावेश होता है, तो वो हो जाएगा आपकी मस्तिष्क उद्दीलन विधि, जिसे इंग्लिश में ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड बोलते हैं। तो इसी में ही जो नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों को सभी घटकों का समावेश होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये 3 नंबर
ऑप्शन हो जाएगा। ये L2 2018 में पूछा था। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र कौन सा होगा? सामान्य से विशिष्ट ये निगमन का है, और जो सूक्ष्म से स्थूल निगमन का है। नियम से उदाहरण ये भी उसका है निगमन का। जो ज्ञात से अज्ञात है ये आपके आगमन विधि का शिक्षण सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है समवाय के सिद्धांत पर या समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि के द्वारा करवाया जाता है? तो वही है आपकी प्रायोजना विधि। अभी हम देख चुके हैं, ये वाला कब है, ये वाला क्वेश्चन है ना, यही तो हो जाएगा 60। समवाय के और करके सीखने के सिद्धांत, वो क्रियात्मक पक्ष को अधिक महत्व देती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निरीक्षण करो और सीखो किस सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, इसे बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को ज्यादा महत्व देती है? तो वो देती है आपकी समस्या समाधान विधि। इसी में आपके जो मानसिक कह सकते हैं निष्कर्षों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसमें और कोई ऐसी विधि है नहीं। बाकी L2 2018 में पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा कि गणित में आगमन विधि के लिए उपयुक्त क्या होगा? हम कहेंगे आगमन विधि में तो सूत्र स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। ये L2 2021 में पूछा है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। ये कह रहा है गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है? आप जानते होंगे ये अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, इसमें से विश्लेषण में हम ऑलरेडी देख चुके थे। शिक्षण सूत्र एक है जो आगमन का होता है, बाकी सभी आपके निगमन के होते हैं। वो अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, किसमें? आपके विश्लेषण विधि में। एक चीज और ध्यान रखना, क्या रखना कि हम प्रयोगशाला विधि को तो जानते हैं, जिसमें आपका चाहे वो ज्यामिति हो, यानी चाहे वो मेंसुरेशन हो आपका, इसके अलावा रेखा गणित हो, इन चीजों को पढ़ाने के लिए हम प्रयोगशाला विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन विश्लेषण विधि में जैसे अंक गणित में नवीन समस्याओं को हल करना हो, यानी अंक गणित से संबंधित, और चाहे बीज गणित के जो समीकरण होते हैं एक्स वाई वाले, उन्हें हल करना हो, या रेखा गणित में किसी साथी, यानी साथी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्रमेय कह सकते हैं, उसे हल करना हो, तो निश्चित तौर से हम किसका उपयोग करेंगे? आपकी विश्लेषण विधि का उपयोग करेंगे। तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, रेखा गणित के साध्य सॉल्व करने हैं तो आ जाइए आप विश्लेषण विधि में, और रेखा गणित की जो भी संबंधित जानकारियां हैं या उसे संबंधित, फिर उसके लिए प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, खेल विधि के जन्मदाता वही है फ्रॉवेल। तो ये आपका L2 2012 में पूछा है। करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रीट में बना था ये 2022 में L1 में, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। या करिकुलम बोलिए या पाठ्यचर्या लैटिन भाषा के शब्द किससे बनाए? क्यूरेरे से लिया है, जिसका मतलब होता है दौड़ना। और पाठ्यचर्या का मतलब इसे करिकुलम बोलते हैं, किसी खास मकसद या गंतव्य तक पहुंचने के लिए चलाया जाने वाला जो करिकुलम या पाठ्यक्रम होता है उसे बोलते हैं। बाकी जो करिकुलम की डेफिनेशन पूछी जाती है, पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में एक वो साधन है जिसके माध्यम से वो अपनी चित्रकला में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार डालता है। ये वाला स्टेटमेंट शायद आरबीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एक बालक दी गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक की इस गतिविधि के द्वारा मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है। एक्चुअल में क्या है कि उसके स्किल से संबंधित हो जाएगा या कौशल से। अगर यहाँ पे ये कहता है एक बालक माप के आधार पर एक चतुर्भुज की रचना करता है, तो बालक की इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कौशल। अगर वो यहाँ पे वृत्त बना पाता है तो भी कौशल, या इसके अलावा और भी अन्य चीजें आती है वो भी कर पाता, तो हम कौशल पे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रेखा गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो रेखा गणित का हो जाएगा जैसे गणित उपकरणों के प्रयोग व मापन से संबंधित, ठीक है। छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास, ठीक है। छात्रों में वस्तु परीक्षण की शक्ति का विकास, ठीक है। और ये सभी हो जाएगा, यानी ओवरऑल कहा जाए ये रेखा गणित के बारे में, और ये सही भी बात है सभी। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ये L2 2022 में पूछा गया था। और रेखा गणित के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य दे रखे हैं, आप खुद से पढ़ना चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भावों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना की जाती है? तो देखिएगा, जैसे कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भावों के संयोजन, यहाँ पर ये देखिएगा जोड़ने की बात आ जाए तो वो संश्लेषण विधि। अगर यहाँ पे कहता कि उसे अलग अलग करने की या टुकड़ों में या खंडों में बांटने की प्रक्रिया की बात करता तो फिर हम बजाते विश्लेषण विधि पे, ठीक है। तो आसानी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ये रीट 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है किस विधि में विशिष्ट से सामान्य। जब भी आप विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण से नियम किए जाते हैं तो हम आगमन विधि का नाम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक होता है? चित्रकला वही पेंटिंग से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रेखा गणित। ये शायद रिपीट तो नहीं हो गया,
ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, L2 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, गणित वह भाषा जैसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत में या ब्रह्मांड ने लिख दिया, ये स्टेटमेंट रटने वाली चीज है। गैलीलियो ये रीट L2 2023 और 12 और शायद 12-13 की भर्ती में भी ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे होगमेन का स्टेटमेंट है कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा है और रीट में भी बन चुका है। गिब्स के अनुसार है गणित एक भाषा होती है। बेकन के रोजन बेकन बोलते हैं इसे। गणित सभी विज्ञानों का कह सकते हैं मुख्य द्वार हो, ये कुंजी, ये भी बन चुका है। कांट महोदय कहते हैं ये प्राकृतिक विज्ञान है, केवल उसी स्थिति में विज्ञान जब तक इसका स्वरूप गणितीय है। ये सभी स्टेटमेंट ऑलरेडी पूछे गए हैं। आगमन विधि उपयुक्त होती है तो हम कहेंगे सूत्र स्थापित करने में या सूत्र स्थापना में। तो ये आपके 2000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 44 है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। ये विश्लेषण विधि का सूत्र होता है। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किसी अन्य नाम से जाना जाता है। स्वयं की सीखने की विधि जिसे हम कहते हैं अन्वेषण या अनुसंधान विधि। नेक्स्ट देखिएगा, और कौन सी क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है। जैसे सामान्य से विशिष्ट बिल्कुल हो जाएगा, नियम से उदाहरण बिल्कुल हो जाएगा, और आपका सूक्ष्म से स्थूल बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अज्ञात से ज्ञात की ओर है, ये आपके निगमन विधि का नहीं है। तो किसका है ये, फिर विश्लेषण विधि का सूत्र होता है। कौन सा वाला, 4 नंबर ऑप्शन। बाकी सभी निगमन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक मुख्य सिद्धांत नहीं है। करके सीखती है, जीवन से संबंधित होती है, और विद्यार्थी के सहयोग एवं साचार से सीखने से संबंधित होती है, लेकिन रटकर सिखाना नहीं होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये जो भी आपकी परियोजना या प्रोजेक्ट विधि है उसकी ये आपकी विशेषता दे रखी है या सिद्धांत दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त, तो वो ये संश्लेषण हो जाएगी कहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि में ज्यादा जाया जाता है, तो ये शिक्षण सूत्र चलता है आपके निगमन में। समांतर श्रेणी का सूत्र समझाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि होगी, तो वही है आगमन विधि होगी। विशिष्ट से विशिष्ट उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना, तो वो ये विशिष्ट से सामान्य कह लो, या आप उदाहरण से नियम कह लो, या उदाहरणों से सामान्यीकरण, वो आगमन विधि होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि हल करने की विधि है, जैसे A/B है बराबर C/D है, तो ये एक्चुअल में क्या है, -2। ये कह रहा है कि चूंकि A/B बराबर -2, तो पर बराबर कर रहा है C/D बराबर -2, तो दोनों तरफ ही 2 घटा दीजिए, -2A ठीक है। तो फिर क्या बन गया कि D कोष्टक A-2AB, ठीक है। दूसरा बन गया B कोष्टक C-2AD। तो ये किस विधि से संबंधित है, तो ये विधि हो जाएगी आपकी संश्लेषण विधि या सांश्लेषिक विधि भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ टेट L1 2016 में पूछा है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिएगा, गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात, वही आपकी आगमन विधि। नेक्स्ट देखिएगा, जो आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी छात्र को विभिन्न ज्यामिति समतल आकृतियों देकर सदृश आकृतियों को समूह बनाने के लिए कहा गया, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, उनका सही क्रम क्या होगा। अगर आप ऑप्शनों को देखें तो पहले तो स्पष्ट करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे, फिर हम संक्षिप्तीकरण करेंगे, लास्ट में जाके नियम बनाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये वे नहीं लिए ना, एक जैसे कि हमने पोल लिया पढ़ो, तो यानी मैथ में पोल लिया का एक गणित में स्टेप आते हैं जो 5 दे रखे होते हैं, इसी प्रकार है वे नहीं लिए है। तो इनके अनुसार ज्यामिति में जैसे सोच और समझ के 5 हिस्सा दे रखे हैं, जैसे कि स्पष्टीकरण, विश्लेषण, संक्षिप्तीकरण और निगमन और कठोरता। इस प्रकार ये 5 स्टेप दे रखे। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयत करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक निम्न में से कौन सा होगा, तो वो होगा मोटिवेट करना। अभिप्रेरण का मतलब मोटिवेट ही करना होगा एक तरह से। गणित शिक्षण विधि में जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो देखिएगा जो व्याख्यान विधि है ये अपर कक्षाओं के लिए होती है, उच्च कक्षाओं के लिए, ना कि निम्न कक्षाओं के लिए। अन्वेषण विधि को वही है ह्यूरिस्टिक या अनुसंधान विधि बोल सकते हैं, जो आपकी आर्मस्ट्रांग ने दी थी। इसके ये उपनाम है, देख लीजिएगा, ये सोपान दे रखे हैं ह्यूरिस्टिक विधि के।
ये देखिए निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि की नहीं है। हाँ तो वो व्याख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो टीचर एक्टिव रहता है, बाकी स्टूडेंट इनएक्टिव रहते हैं। देखो कहो और या सॉरी देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि होगी, वो होती है प्रदर्शन विधि। ये आपके L2 2016 में पूछा था, ये यूपी टेट में, ये फिर सी टेट में भी बन चुका है यही क्वेश्चन 16 में कि बीजगणित या बीजगणितीय सूत्र का अधिगम कौन सा होगा, तो वही है व्यापीकरण। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, तो वो खेल विधि द्वारा। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर यह सिद्ध करने के लिए किस विधि का पालन करेंगे, वो ये आगमन विधि। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गणित शिक्षा में ज्यामिति शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। अब देखो यहाँ पे ज्यामिति के लिए प्रयोगशाला विधि देनी रखी है, फिर हम विश्लेषण पे जाएंगे। अब विश्लेषण विधि में भी देखिएगा बीजगणित हो गया आपका, और बीजगणित के समीकरण हो गए या रेखागणित की जो प्रमेय होगी उन्हें सिद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है कौन सी, विश्लेषण विधि। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, एक शिक्षक ने अपनी कक्षा में गणित पढ़ाने के लिए रोल प्ले पद्धति का उपयोग किया है, तो बताइए उसका लक्ष्य क्या है। हम कहेंगे विचारों को जगाना है बच्चों के, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। रोल प्ले का मतलब होता है मतलब हो जाएगा, रोल प्ले का मतलब बच्चा खुद करके सीखे, एक तरह से वही है रोल प्ले, एक तरह से बच्चे पे करवाया जाए, तो निश्चित तौर से उसके विचारों को जगाना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब छात्र किसी नवीन समस्या को हल करना होता है तब वो प्रयोग करता है, तो वो विश्लेषण विधि को करेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर वही आगमन विधि, आगमन है नहीं तो फिर हम संश्लेषण पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 69 है, गणित में किस विधि में हमें प्राय सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, जब इस सूत्र और नियमों की सहायता लेने की बात हो तो फिर हम निगमन विधि पे जाएंगे। तो मैथ का सेकंड टीचिंग मेथड का टॉपिक है, अपनी पब्लिकेशन बुक है ये धीर सिंह दवाई सर की, तो गणित शिक्षण के उपागम यानी अप्रोच होती है मैथ की टीचिंग किस प्रकार कराई जा सकती है, तो उनसे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं और अप्रोच कौन कौन सी होती है मैथ में, उनसे संबंधित किस प्रकार के प्रीवियस में क्वेश्चन बने, चाहे वो प्री रीट हो यानी रीट और रीट मेंस हो, साथ ही साथ आपके जो भी एग्जाम होते हैं जैसे सीटेट वगैरह उनमें जो पूछे हुए हैं क्वेश्चन हम वो देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, यानी इस बुक में दे रखे हैं ओवरऑल ये इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे जो रीट पात्रता और रीट मेंस में, मोस्टली तो फोकस उसी पे रखना है, बाकी अपनी इच्छा है कि हर एक क्वेश्चन को करना वो अलग चीज हो जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे हम उन्हें ही देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन है, ये आपके L1 2025 में पूछा था क्वेश्चन, कौन सा गणित में जैसे सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ये L1 2025 में पूछा था, तो पात्रता में पूछा था, ये स्किल कहते हैं इसे यानी कौशल होता है ना, वो सारणी बनाने के अंतर्गत आता है, यानी आप कौशल के अंतर्गत यही चीजें सीखते हैं, सारणी बनाना हो, यानी अगर हम कौशल की बात करें तो कौशल तो आप जानते होंगे किसी कोई भी कार्य हो उसे विशिष्ट कार्य को अपनी कुशलता पूर्वक करने की क्षमता होती है, उसे ही बोलते हैं कौशल। ओवरऑल ये सिंपल ही क्वेश्चन था, और जानकारी के लिए बताऊं अगर RPSC सेकंड ग्रेड के आपने 2018 के लगभग क्वेश्चन पेपर हुआ था, फिर उसके बाद शायद 19-20 में हुआ है और एक और हुआ था शायद 22-23 में, अगर उनके आपने मैथ की टीचिंग मेथड के क्वेश्चन अगर उनके कर रखे ना तो वही क्वेश्चन है ये, उसमें भी यही क्वेश्चन बन चुका है, तो वहां से कॉपी किया गया है 2025 में L1 में। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन नंबर है, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है फिर भी यह एक तर्कपूर्ण भाषा है, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ये बर्ट्रैंड रसेल का संबंधित स्टेटमेंट है, किसके बारे में, मैथ के बारे में, तो निश्चित तौर से ये ऑलरेडी बन चुका है, ये L1 2025 में भी पूछा है, और अगर L2 की तैयारी करते हैं तो उनमें ये स्टेटमेंट शायद पूछा गया है, नहीं पूछा गया है तो इनसे संबंधित जैसे कि जैसे बर्ट्रैंड रसेल है, एक हॉगमैन है, इसका भी पूछा गया स्टेटमेंट, जैसे गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, साथ ही साथ बर्नार्ड शो के अनुसार जैसे तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन होता है, और बाकी प्रोफेसर किम्बल यंग के अनुसार यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह नष्ट हो जाएगी, ये प्रोफेसर किम्बल का स्टेटमेंट है। बाकी रोजर मैकगंड का रीट में पूछा जा चुका है कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है, तो ये सभी स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जाम में बन चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो हम ये कहेंगे तार्किक होती है, बाकी कठिन होती नहीं है। अलंकारिक ये मतलब ये है कि नेगेटिव पॉइंट है, ऐसे नहीं कह सकते कि इन चीजों को हम प्रायोरिटी देंगे। गणित का नेचर की बात की जाती है तो वो लॉजिकल होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी इसमें और भी चीजें दे रखी जैसे गणनाओं का विज्ञान है, अंकों का विज्ञान है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट है, इसे देख लेना। बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं इधर की साइड।
ये स्टेटमेंट पूछा L2 2025 में कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों को मिलकर बनी होती है और इन तत्वों को मूर्त रूप परिभाषित किया जा सकता है या किया गया है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? ये मार्च एच स्टोन के द्वारा दिया गया था। इनके अलावा जैसे एक लिंडसे का कह सकते हैं स्टेटमेंट है, एक आइंस्टीन का भी है और बेंजामिन पियर्स, इन दोनों को याद रखना। ये स्टेटमेंट पूछे गए। जैसे आइंस्टीन कहते हैं गणित क्या है? यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप होता है। बेंजामिन पियर्स कहते हैं गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है या आवश्यक जो भी निष्कर्ष होते हैं उन पर पहुंचा जाता है, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये L2 2025 में पूछा है, निम्न में से कौन सा गणित की प्रकृति को प्रतिबंधित नहीं करता है? यानी और ओवरऑल ये है कि गणित की जो नेचर है उससे संबंधित कौन सा नहीं है स्टेटमेंट, वो बताना है। अगर जानकारी के लिए बता दूं, ये पहले सेकंड ग्रेड में पूछा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड ग्रेड जो आपकी TGT वाली परीक्षा होती है उसमें पूछा। फिर ये L1 2017-18 में पूछा, 2018 ही मान सकते हैं क्योंकि 17 की परीक्षा 18 में कंडक्ट करवाई थी, तो 2018 में L1 में भी पूछा। फिर वही क्वेश्चन अब ये कॉपी कर दिए यहाँ पे। गणित ज्ञान स्पष्ट और तार्किक होता है, ये बात तो सही है। गणित के नियम और सिद्धांत व सूत्र सार्वभौमिक होते हैं, ये भी बात सही है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र सीमित होता है, विस्तृत होता है। यानी आप ऐसे स्टेटमेंट को बोल सकते हैं कि गणित में जो सामान्यीकरण का क्षेत्र है वो विस्तृत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट सही होता है। इसमें कह रहा था क्षेत्र सीमित होता है, तो इस वजह से यही ऑप्शन गलत है। बाकी गणित की भाषा है सुपरिभाषित होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें से 3 नंबर सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें जैसे कि इसमें दे रखा है श्री CV भीमशंकरन ने अपनी पुस्तक मैथमेटिक्स एजुकेशन में गणित की प्रकृति के बारे में कुछ लिखा है। जैसे गणित के नियम होते हैं, सिद्धांत है, सूत्र सार्वभौमिक होता है, ये पहला स्टेटमेंट था। सेकंड था गणित की परिभाषा सुपरिभाषित होती है, जो 4 नंबर स्टेटमेंट में दे रखी थी। यह परिमाणात्मक होता है, ये वाला स्टेटमेंट नहीं दे रखा था। एक्स्ट्रा जानकारी याद रख सकते हो, बाकी है। और इसमें जैसे कि अमूर्त होता है, ये वाला क्वेश्चन हम इधर की साइड कर चुके थे। L1 2025 में पूछा था, ये गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक। ये वाला क्वेश्चन, इसकी एक विशेषता दे रखी है किसकी? श्री CV भीमशंकरन की जो बुक थी मैथमेटिक्स एजुकेशन में, ये विशेषताएं दे रखी हैं, यानी कह सकते हैं प्रकृति दे रखी है मैथ की कि ये अमूर्त भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी है। गणित की जो परिभाषा सुपरिभाषित भी है, इसके नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं और सूत्र, और ये सभी सार्वभौमिक होते हैं। इनके जो प्रतिरूपों का हम अध्ययन करते हैं, और गणित को अमूर्त विचार और आकृतियों का विज्ञान भी कहा जाता है। एक स्टेटमेंट ये वाला छूटा था, कौन सा? ये वाला, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये परिमाणात्मक होता है, ये स्टेटमेंट कम बनता है, इनसे ही बनता है अमूर्त है। इस प्रकार के कथन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपागम शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है? यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो और लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित हो, वही मोस्टली होता है शिक्षार्थी उपागम, यानी केंद्रित उपागम बोल सकते हैं। जैसे आगमन है, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इसमें बच्चा खुद करके सीखता है। बाकी निगमन में तो रटाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। और ये भी विशेषता हो जाती है, आगमन विधि में बच्चा एक्टिव रहता है और शिक्षक भी रहता है एक्टिव, तो निश्चित तौर से दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन निगमन में टीचर एक एक्टिव रहेगा और जो स्टूडेंट है इनएक्टिव रहेंगे, यानी निष्क्रिय, तो ये भी हो जाता है। और जैसे आगमन निगमन है तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे हम, तो फिर हम ऑप्शन नंबर 1 पे ही जाएंगे, जो आगमन विधि, इसमें विधि रखा है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम कहेंगे बच्चों की जो सोचने की प्रोसेस होती है ना, उसका गणितीकरण करना चाहिए। ये देखो एग्जाम में तो लिखा नहीं है, लेकिन ये CTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आपकी केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है ना, उसमें पूछा हुआ है ये। अब L1 में पूछा, L2 में ये तो मैं कन्फर्म नहीं, लेकिन उसी में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया है, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी इसमें देख सकते हैं जैसे कि NCF 2005 में जो गणित पढ़ाते हैं उसके बारे में क्या क्या उद्देश्य दे रखे हैं। जैसे विद्यार्थियों में तर्क करने की, समस्या सुलझाने की और विश्लेषण दृष्टिकोण विकसित करना, जैसे गणनात्मक क्षमता, मापन, ज्यामिति, सांख्यिकी, जो भी मूलभूत समझ होती है, प्रयोगात्मक ज्ञान विकसित करना, गणित को बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना ताकि वे समझ सके कि गणित उनके जीवन में कैसे उपयोगी है। बच्चे की जो सोचने की प्रोसेस है वो गणितीकरण किया जा सके, रटने की बजाय मूलभूत अवधारणा को समझने में बल देना। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं NCF 2005 में, ये 5 स्टेटमेंट कहे गए हैं। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः तो यही है। बाकी 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ये परीक्षा में करीबन नहीं तो 20 से 25 बार पूछ लिया है भिन्न परीक्षाओं, जैसे कि आपकी 3rd ग्रेड होती है, रीड लेवल, ठीक है, 1st और 2nd, इनकी फिर पात्रता भी होती है L1 L2। इसके अलावा 2nd ग्रेड हो गया, और SST की जो अलग टीचिंग मेथड चलती है उसमें भी पूछा जाता है, यानी भिन्न एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम देखें जैसे करिकुलम का
करिकुलम दादी जिसे हम पाठ्यचर्या शब्द लैटिन भाषा के शब्द क्यूरेर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ना। ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 9 है, इसमें पूछा गया कि प्रथम रचनावादी माने जाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है कि किस एग्जाम में पूछा है। देखिएगा, जैसे वॉटसन की बात करें तो ये व्यवहारवादी है। थोंडाई की बात करें, ये रटने पे ज्यादा जोर देता है, ये भी व्यवहारवादी है। गॉस की बात करें, हालांकि ये गणित की जो हम टीचिंग मेथड पढ़ते हैं तो उसमें स्टेटमेंट आता है गॉस का, वो अलग चीज है। स्टेटमेंट देना एक अलग चीज होता है, या गणित की प्रकृति बताना। लेकिन आप कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं या रचनावादी, अगर इसमें जेन और ब्रूनर होता ऑप्शन हम उसे कर देते, या जीन प्याजी दे रखा है इसे भी कर देंगे। या अगर यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ना हो गई, अगर हम कहते बात करते किसकी, आपके वाइगोस की, हम उस पर भी जा सकते थे। लेकिन ऑप्शन दे रखा है तो हम जीन प्याजी पे ही जाएंगे। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ये मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक यानी फिलोसोफर भी थे। 12 नंबर है यानी 12 नंबर के जॉन डेवी की किलपेट उपागम में कुल कितने पद थे या स्टेप थे? अगर आप ऑप्शनों को देखेंगे तो उसमें मिलेंगे 4 थे या 6 थे, 5 थे, इस प्रकार के। तो उसमें 6 स्टेप हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये विवाद मत करना कि 2015-16 में एक क्वेश्चन बना था, उसमें 4 स्टेप माने थे आंसर, वो कुछ अलग तरीका था। शुरुआत में 4 स्टेप थे, फिर उसमें 2 ऐड किए गए थे, 6 हो गए थे। वो मोस्टली 6 पे ही क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रीवियस के क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट देखिए, चक्री उपागम के जनक कौन है? वो हो जाएंगे मॉरिसन। और मॉरिसन ने इकाई पाठ योजना दी थी। चक्री उपागम के जनक मॉरिसन कहलाते हैं। ठीक है, बाकी अगर और क्वेश्चन बनेंगे तो देख लेंगे। चक्री उपागम के आधार पर फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माण किया जाता है। तो वो ये इकाई योजना या इकाई पाठ योजना बोलिएगा, वो एक ही बात होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि गणित पाठचर्या निष्पादन हेतु प्रमुख तकनीकी कौन सी है? तो वो दोनों ही हो जाएंगे, चाहे तो ट्रेनिंग हो चाहे आपकी प्रैक्टिस हो, साथ ही साथ जो खेल विधि होती है वो दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इनके अलावा जैसे पाठचर्या निष्पादन के प्रमुख ये टेक्निक दे रखी है ये वाली, तो नीचे तौर से इन्हें भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्यवहारवाद उपागम के प्रमुख समर्थक कौन है? तो व्यवहारवाद के देखिए वॉटसन भी हो जाएगा, स्किनर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हालांकि देखा जाए ना, ये इस प्रकार के अब जैसे टॉपिक उपागम लग रहा है, इस वजह से ये पूछे जा रहे हैं। अदरवाइज ये आपके व्यवहारवादी मनोविज्ञान जो अधिगम चैप्टर पढ़ते हैं ना साइकोलॉजी में, तो उसके अंडर में आ जाते हैं ये सभी। बाकी नेक्स्ट है निगमन उपागम के संबंध में सत्य कथन बताइएगा। जैसे इसमें स्मृति पर ज्यादा जोर पड़ता है, यह एक सत्यापन की विधि है। अधिगम तथा तर्क की प्रक्रिया सामान्य सिद्धांत से होती है। और इसमें चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? चौथा ऑप्शन दे रखा है ये विशिष्ट तत्वों की ओर जाती है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर कह रहा है। तो वो सही है, निगमन विधि में जाते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये सभी कथन सही थे। जैसे रटने की बात होती है निगमन विधि में, तो इसमें दे रखा था कि स्मृति पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यह एक सत्यापन की विधि भी है। और ये अधिगम तथा तर्क की जो प्रक्रिया सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट की ओर होती है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो ओवरऑल 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, आगमन विधि के संबंध में सत्य कथन बताइएगा। जैसे बाल केंद्रित उपागम है, सही है, वैज्ञानिक विधि है, समय की खपत ज्यादा होती है और श्रम अधिक लगता है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिएगा जो 19 नंबर है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सोचने की प्रक्रिया होती है, उसका गणितीकरण करना होता है। ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें गलत दे रखा है, ये 3 नंबर ऑप्शन नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक अच्छा शिक्षण उपागम कैसा होता है? तो हम कहेंगे ये विद्यार्थी केंद्रित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो हम वर्ष के अंत में करते हैं। देखिए सीखने के दौरान, इसमें तो आपका रचनात्मक होता है, ये तो होगा ना। परीक्षा के बाद, अब देखो एक्चुअल में क्या है कि ये कह रहा है परीक्षा के बाद। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 3 नंबर का पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद। कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट सही है। हालांकि वर्ष के अंत में जो एग्जाम होती है उसी को हम योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। जो हमारा करिकुलम है वो कंप्लीट होने के बाद जो होता है ना मूल्यांकन, उसे बोलेंगे हम एक तरह से पाठ्यक्रम का पूरा होने के बाद योगात्मक मूल्यांकन बोल सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि जो आपका योगात्मक मूल्यांकन है वो आपके सीखने के परिणाम पर केंद्रित होता है, ना कि आपकी जो प्रोसेस होती है सीखने की उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक मूल्यांकन उपागम के कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के। कौन से? रचनात्मक, योगात्मक और आपके निदानात्मक। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है कि हर्वर्ड उपागम में कितने चरण होते हैं? हर्वर्ड की पंचपदी प्रणाली पढ़ी होगी आपने, तो उसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला होता है तैयारी का, दूसरा होता है
प्रस्तुतिकरण, तीसरा संबंध, चौथा सामान्यीकरण, पांचवा होता है प्रयोग। नेक्स्ट देखिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। हम ये कहेंगे एक फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, सुविधा प्रदाता या सुविधा प्रदान करना वही फैसिलिटेटर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, मॉरिसन के शिक्षण उपागम में 5 चरणों का सही क्रम क्या होगा। देखिएगा एक्चुअल में क्या है कि जो आपकी इसमें कहाँ दे रखा है, हर्बर्ट का एक पद पूछा जाता है इसमें से और एक मॉरिसन का, इनमें समान पद कौन सी है, दोनों के 5 स्टेपों में वो पूछा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें देखो प्रस्तुतिकरण आता है और इसमें भी प्रस्तुतिकरण आता है, तो ये दोनों स्टेप समान होते हैं। बाकी अब देख लेते हैं, इसमें पहले अन्वेषण होगा, फिर हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण, वो एक ही बात होता है ना, फिर उसके बाद संगठन, फिर लास्ट में जाके पुनरावृत्ति। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है, नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को क्या कहते हैं। हम उन्हें कहेंगे प्रस्तावना। ये L1 2017 में पूछा गया है। इनके अलावा नेक्स्ट है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। ये आपके हॉगवेन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इनके अलावा जैसे ये लॉक का स्टेटमेंट पूछा जाता है कि गणित के द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। एक प्रोफेसर सुल्टे जी के अनुसार स्टेटमेंट पूछा जाता है कि गणित शिक्षण का मूल और प्राथमिक नहीं, प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना होता है और गणित के जो भी तथ्य होते हैं या विषय का ज्ञान कराना केवल गौण और द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। और बर्नार्ड शो के अनुसार तार्किक चिंतन करने के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो गणित की चुनौतियां हैं, इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये स्टेटमेंट गणित के किस मूल्य से संबंधित है। ओवरऑल देखें सभी ऑप्शनों को तो वो आपके यानी अनुशासनिक मूल्य से संबंधित है। अलग देखा जाए ना कि ये वाला स्टेटमेंट केवल किससे संबंधित है, तो ये हॉगमैन का नाम आता है, ये ऑलरेडी रीट में बन चुका है क्वेश्चन, लेकिन ये अलग टाइप से पूछा है 2025 में, उसी की परिभाषा को लिया गया है, आपसे मूल्य पूछे हैं कि बताइएगा किससे संबंधित है। ये आपके अनुशासनिक मूल्य से संबंधित है। ये हॉगमैन का स्टेटमेंट है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। बाकी यह गणित के सांस्कृतिक महत्व में निरंतर वृद्धि हो रही है और गणित के विकास में इतिहास में हमें अपने जो पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होता है। हालांकि ये स्टेटमेंट तो नहीं पूछे गए, ये वाले पूछे गए और ये वाला क्वेश्चन नया ही बनाया। नेक्स्ट देखिएगा, ये सीटेट 2012 में पूछा, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों को समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य करेंगे, यानी एक तरह से सही करेंगे। ओवरऑल देखें तो हम देखेंगे समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। एक चीज ध्यान रखना, रीट में अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और सीटेट में अलग टाइप से। यहाँ पे आपके ब्रॉड माइंड देखा जाता है, उस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीट पात्रता होती है या रीट मेंस होगी, वहां पे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हालांकि ये कि आप इन क्वेश्चनों को कर लेते एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा कारक अधिगम समस्या के लिए जिम्मेदार होगा। ये सीटेट 2005 में पूछा है। ये सभी होंगे, चाहे बड़े आकार की कक्षा हो या विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चों के कारण उत्पन्न समस्या हो या स्थान व समय के प्रबंधन की समस्या हो, तो ओवरऑल सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनके अलावा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, माफी चाहूंगा 5 नहीं 4 नंबर। ये कह सीखने की अक्षमताओं में गणितीय विकार का क्या नाम है, जिसे हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया, यानी आप मैथ की जो गणना होती है ना उनसे संबंधित पूछे तो डिस्कैलकुलिया, अगर पढ़ने से संबंधित पूछता तो डिसलेक्सिया, अगर वो और इसके अलावा लेखन से पूछता तो डिस्ग्राफिया हो जाता है, और डिस्प्लेक्सिया में हमारी जो कह सकते हैं मसल्स का संतुलन नहीं हो पाता उसे बोलते हैं। तो ओवरऑल इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो डिस्पेजिया एक ऑप्शन दे रखा था 4 नंबर, इसका मतलब भाषा संबंधी विकार होता है उससे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसे छोड़ देते हैं, अब ये तो कन्फर्म नहीं है किस एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, इसे भी छोड़ देते हैं। जो सीधे क्वेश्चन है जो रीट से संबंधित उन्हें देख लेते हैं। ये रीट में पूछा है तो इसका इधर ही देखिएगा। एक रहा कि गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा सेकंड का एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या से आरंभ करता है। एक परिवार में 3 सदस्य और प्रत्येक सदस्य को दोपहर भोजन में 4 रोटी की आवश्यकता है, तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय देते हुए या परिचय के लिए किस प्रकार की शाब्दिक समस्या का मुख्य उद्देश्य होगा। ओवरऑल देखा जाए ना ऑप्शनों को पढ़ के देखिएगा, हम ये कहेंगे वास्तविक परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने की सामर्थ्य विकसित करना, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये सीटेट में पूछा है जैसे कि एक शिक्षिका गणित शिक्षण के दौरान यह देखती है कि 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बीजगणित समझने में कठिनाई हो रही है और यह शिक्षिका एक विशिष्ट विधि द्वारा बीजगणित पढ़ाने का प्रयास करती है या प्रयोग करती है और इस प्रयोग से प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा में उपयोग करती है। तो ये उदाहरण किसका, तो ये आपके जो क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं ना उनसे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये क्रियात्मक अनुसंधान आपने एक्शन
रिसर्च के नाम से होता है, ये आपके पात्रता परीक्षा में चलता है रीट में, तो वो पढ़ा हुआ वही है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 8, डिस्कैलकुलिया की विशेषता क्या है? वो ये मैथ से संबंधित होगा, जैसे संख्याओं की संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई होगी, संख्याओं के अंतर ज्ञान की पकड़ में कमी, संख्याओं को शाब्दिक और स्थानिक रूप से समन्वय करने की अयोग्यता, और वर्णमाला पहचानने में अयोग्यता। ओवरऑल देखा जाए जब वर्णमाला को पहचानने में अयोग्यता है ना, तो ये तो डिसलेक्सिया की विशेषता है, ना कि आपके डिस्कैलकुलिया की। तो ऊपर के ऊपर के तीनों कथन सही थे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी जो 4 नंबर कथन था ना, ये वर्णमाला को पहचानने है, तो ये डिसलेक्सिया में चला जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से गणित शिक्षण के कह सकते हैं उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। अगर आप देखें तो हम कहेंगे विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन का मतलब होता है उन्हें रटाना, थॉर्नडाइक वाले नियम से, ट्रायल एवं एरर थ्योरी है ना, उससे। तो ये चीजें आप टीचिंग में जब आप लेते हैं तो इन चीजों में हमें विशेष का ध्यान रखते हैं। जहाँ पे बच्चा एक्टिव होना चाहिए और या चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, वो स्टेटमेंट ज्यादा प्रायोरिटी दे देता है, यानी सही होने की। तो इसमें तो रटने की बात कर रहा है, जबकि कोई भी चीज पढ़ के देख लीजिएगा, रटने की बात तो नेगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है जॉर्ज पोलिया के अनुसार निम्नलिखित में से गणित का कौन सी समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित होगा? ये जॉर्ज पोलिया है ना, इनके स्टेप पूछे जाते हैं, तो उनमें एक समस्या यानी समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष अलग खोजना, ये वाला कम महत्व होगा इसका, या न्यूनतम संबंधित होगा, ऐसे बोल सकते हैं। इनमें से सत्य नहीं है, आप सभी को पढ़ लीजिएगा। हम ये कहेंगे जो गणित की समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका, ऐसा नहीं है, विभिन्न तरीके होते हैं, केवल एक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में गणित की चिंता के कारणों में एक कारण नहीं माना जा सकता? अगर आप ऑप्शनों को देखें तो लैंगिक जेंडर अंतर करना, ये वाला हम ये कहेंगे कारण नहीं हो सकता। गणित की जो भी चिंता के कारणों में से एक नहीं होगा, वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, ये L1 में पूछा है। नेक्स्ट है गणित अध्यापन की समसामयिकी समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल एक को छोड़कर। किसे छोड़कर? वो इस ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये दे रखा है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि समस्याओं के परिकलन का एक परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ये कह रहा है कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, और तो कुछ ने तो 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? यानी हम उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे, यानी मूर्त जो उसे है, ऐसे बोल सकते हैं। मूर्त का मतलब ये है उसके सीधे सामने कोई चीज होना या उसे लिख के बताना, तो वो चीज हो जाएगी। उससे फिर विनिमय नियम बताएंगे किस प्रकार लिख सकते हैं उस हिसाब से। तो ओवरऑल देखा जाए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये L1 2018 में पूछा है बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो हम ये कहेंगे जैसे यादृच्छिक रूप से पढ़ना, संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये संबंधित नहीं हुआ। बाकी है गणित से भयभीत होने और उसे असफल होने के या उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं माना जा सकता? वो ये लैंगिक भेद, जिसे आप जेंडर गैप बोल सकते हैं या जेंडर अंतर बोल सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन था ना, कुछ इसी प्रकार का ये बनाया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है। अब मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए क्योंकि वो पर्टिकुलर सीटेट की ज्यादा बन रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा कि गणित को पढ़ाने और समझने में प्रमुख समस्या क्या होती है? हम ये कहेंगे भय और असफलता का बोध रहता है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि गणित को पढ़ने और समझने में प्रमुख समस्या मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षा आयोग है 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज्यादा जोर क्या समझने पर होना चाहिए? यानी हम कहेंगे मूलभूत सिद्धांतों को समझना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? जैसे गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, या फिर और भी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जैसे गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, यानी जो गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां, ये प्रमुख समस्या रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन है 30 नंबर। कुछ इस प्रकार पूछा है प्राथमिक स्तर के गणित अध्यापक की साथ है मुख्य समस्या क्या है?
अगर आप सभी को देखें तो हम ये कहेंगे जो शिक्षण शास्त्रीय प्रशिक्षण का अभाव होना, यानी जो आपकी जो पेडागोजी होती है ना बच्चों को पढ़ाने की, उसकी ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाना, तो एक ये भी रीजन दिया जाता है कि अध्यापक है गणित में अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं या प्रमुख समस्या आ रही है, तो वो एक ट्रेनिंग की भी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। हम ये कहेंगे अनुपस्थिति रोकी जा सकती है वो अभिभावक के द्वारा या माता पिता के संपर्क करके, यानी यहाँ पे बच्चा क्यों नहीं आ पा रहा है उसका रीजन जाने जाएंगे अभिभावक द्वारा या पेरेंट्स यानी माता पिता के द्वारा संपर्क करके। नेक्स्ट देखिएगा, गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मतलब होता है गणना कौशल का विकास करना, यानी आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाना। नेक्स्ट देखिएगा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये स्टेटमेंट रोजर विंकर का है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया है, जैसे आरटेट 2012 में। इसके अलावा और भी एग्जाम में रिपीट किया गया है ये स्टेटमेंट, जैसे वर्नार्ड शो का पूछ लिया है, कांट का पूछ लिया है, प्रोफेसर सुल्टजे का पूछ लिया है, किम्बले यंग का पूछ लिया है। इनके अलावा और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित के अध्ययन में या गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे चाहे वो उसके आत्मविश्वास हो, चाहे विश्लेषण करने की सोच हो या तार्किक सोच, ये सभी का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनके अलावा और भी दे रखे हैं, इनका भी विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, यानी क्या इंपॉर्टेंस है गणित की जो प्राइमरी लेवल पर यानी 1 to 5 में? हम ये कहेंगे बच्चे में कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी होता है और व्यवहारिक भी होता है। अब ध्यान रखना है कि हम ज़्यादातर तो ये लेते हैं कि व्यवहारिक, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि मानसिक भी सही आंसर हो जाएगा। पहले बोर्ड ने व्यवहारिक माना आंसर, फिर इससे चेंज करके उसने दोनों ही मान लिया, 2 और 3। हम ये कहेंगे दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं गति? तो वो प्रैक्टिस करेंगे तभी यह गति प्राप्त करेंगे। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से, अब देखो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये गणित की प्रकृति नहीं दर्शाता है, तो इसमें एक ये और स्टेटमेंट है गलत हो जाता है कि गणित का जो सामान्यीकरण का क्षेत्र है वो संकुचित होता है, संकुचित नहीं होता है, विस्तृत होता है या व्यापक होता है, तो ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस प्रकार है हमने जो किस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो आपकी रीट पात्रता हो या अन्य एग्जाम होते हैं ना राजस्थान में, उनमें पूछे हो या अदर स्टेट के एग्जाम हुए, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा रीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, कौन सा वाला? ये वाला पहला क्वेश्चन ये था कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है इसमें से, जैसे अगर आप ऑप्शन, हालांकि इसमें आंसर लगे हुए, अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्टली जो सॉल्यूशन है इसका क्यों राइट आंसर माना गया है, तो वो भी सॉल्यूशन दे रखा है। इस बुक की ये खासियत अच्छी दे रखी है यहाँ पे कि आंसर साथ ही साथ है, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है उनसे संबंधित। अब देखिएगा इनमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी विद्यार्थियों ज्ञान की सीमा को सीमित करता है। जबकि आप भी जानते हो जो भी आप पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो वो आपके ज्ञान को विस्तार देता है, यानी विस्तृत या व्यापक करता है आपके माइंड को, तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे ये सीमा को सीमित करता है। इस प्रकार का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी विद्यार्थियों की जो कल्पना शक्ति है उसको विकसित करता है। विद्यार्थी द्वारा जो भी विषय विविधता और श्रेणीय विभिन्नता दर्शाना यानी दर्शन करना, इनके अलावा विद्यार्थियों में जो स्वास्थ्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सभी चीजें जो पाठ्य पुस्तक या हमारी टेक्स्ट बुकें होती है वो प्रदान करती है। ओवरऑल हमें नहीं बताना था, ये रीट 2022 में पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। इनमें पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य और भी दे रखे हैं ये वाले, इन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कि गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है। एक्चुअल में क्या है कि L2 2022 में पूछा है। हम ये कहेंगे जैसे जो हम टीचिंग कराते हैं तो उसे रोचक बनाता है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, हालांकि आपको ऐसा लग रहा हो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कह रहा था जैसे गणित शिक्षण करा रहे हैं तो उस अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार सहायता करती है, तो हम कहेंगे जो भी हम टीचिंग कराते हैं ना उसे रोचक बनाती है, जैसे बच्चे समझ पाए, तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा ये भी कथन दे रखे हैं इसमें 4, तो इन्हें भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जो लिग्वाफोन है इसे रिकॉर्ड प्लेयर कहते हैं इंग्लिश में, किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? और जैसे लिग्वाफोन है ये तो सुनने से संबंधित होता है, तो ओवरऑल हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये आपका इसमें क्या दे रखा है, इसमें से श्रव्य सामग्री हो जाएगा ये, यानी सुनने वाली सामग्री, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनके अलावा जैसे कि इसमें दृश्य सामग्री कौन कौन सी है, श्रव्य कौन सी है और श्रव्य दृश्य कौन कौन सी होती है, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप भी जानते होंगे, प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चनों को देखेंगे तो आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये L1 2022 में पूछा था कि गणित में जो स्लाइड आपकी रूल होती है इसका उपयोग क्या होता है। एक्चुअली में क्या है कि ये एग्जाम में ऑलरेडी बन चुका है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये गुणन और जो भाजन होते हैं ना उनके लिए उपयोग किया जाता है स्लाइड रूल का।
जैसे जोड़ना घटाना है, इनके लिए उपयोग नहीं करेंगे, केवल गुणा और भाग और घातांकीकरण। एक और यहाँ पे जुड़ सकते हैं, घातांकीकरण कहते हैं ना, घातांक बोल सकते हैं, तो उसमें भी उपयोग करते हैं किसको, आपके स्लाइडर रूल को। तो इन 3 चीजों में, गुणन, भाग और घातांकीकरण में, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें बताया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हो, स्लाइडर रूल का या उपयोग है इस्तेमाल हम सीधे जोड़ घटाव के लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे, गुणा भाग घातांकी आधारित गणनाओं के लिए करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, यानी जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है तो उनके अंदर की चीजें है ना, वो बताइएगा इनमें से कौन सी नहीं है। जैसे भाषा निश्चित तौर से होती है, विषय सामग्री यानी जो भी कंटेंट की सामग्री हम बुक के अंदर देखते हैं तो वो इसके आंतरिक में ही आती है, वो शैली आ जाएगी। लेकिन जो जिल्द है या कवर पेज होता है तो वो तो बाहरी हो जाता है, तो ये बाहरी है, बाकी सभी आंतरिक है। इनमें दे रखा है कि आंतरिक और कौन कौन सी चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री कौन सी होगी। अगर आप देखें जैसे नेपियर पट्टियां, लघु गणकीय और सारणी हो गई, या इसे लॉगरिथम बोल देते हैं, इसे आगे देखते हैं। और क्या दे रखा है, ज्यामिति बॉक्स है, ये सभी। अब ये सभी चीजें सहायक सामग्री में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे गणित शिक्षण सहायक सामग्री पूछिए, नेपियर पट्टियां, जो लॉगरिथम या लघु गणकीय सारणी हो गई, इसके अलावा जो आपके ज्यामिति बॉक्स होता है वो भी, और ये सभी हो जाएंगे। इनके अलावा एक स्टेटमेंट पूछा है ये हेडमास्टर राजस्थान 2018 में, कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियां हैं ज्ञान प्राप्ति के द्वार है, इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी रहेगा। अगर आप देखें इन सभी में, इसमें सबसे बेस्ट रहेगा स्पर्श करना और सुनना, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें और भी ऑप्शन देखने को सही से लग रहे हैं, जैसे चखना और सूंघना, देखना, सुनना, चखना। ओवरऑल देखा जाए स्पर्श करना और सुनना सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है, तो वो हो जाएगा मानस मानचित्र, या इसे ही संकल्पना मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप बोल सकते हैं इंग्लिश में, या आप संकल्पना मानचित्र या मानस मानचित्र, वो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री कौन सी होगी। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा, ये कह रहा है श्रव्य सामग्री, तो श्रव्य अकेली नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन और भी दे रखे, दृश्य। अब ये कहेंगे ये भी नहीं होगी, क्योंकि दृश्य श्रव्य होती है ना, वो ज्यादा प्रभावशाली रहेंगी कंपेरिजन टू करें हम श्रव्य दृश्य। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण कौन सा होगा। जैसे लिखवा फोन हो जाएगा, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये दृश्य में चला जाएगा, दूरदर्शन श्रव्य दृश्य में चला जाएगा, चुंबकीय पट्टे हैं ये दृश्य में चली जाएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फ्लालैंड बोर्ड का उपयोग किया जाता है, तो ये चित्र प्रदर्शन हेतु किया जाता है, ये सेकंड ग्रेड 2019। इसके अलावा रीट में भी पूछा है ये क्वेश्चन, अभी 2024-25 की कोई भी पात्रता हुई है उसी में पूछा है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। तो चित्र विस्तारक यंत्र है ना, ये आपकी एक तरह से हम ये कहेंगे, देखो श्रव्य तो है नहीं, न श्रव्य दृश्य है, ये भी नहीं होगी, तो इसका मतलब यांत्रिक दृश्य सामग्री होती है। ओवरऑल कहें चित्र विस्तारक यंत्र, OHP बोलते हैं इसे शॉर्ट में, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया ना, ये वाला ऑप्शन दे रखा था ओवरहेड प्रोजेक्टर, यही है। तो ये एक तरह से यांत्रिक दृश्य सामग्री हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है 13 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली सामग्री कौन सी है। तो देखिएगा, फ्लैश कार्ड यानी फ्लैश बोर्ड हो जाएगा, केवल मानचित्र, केवल पाठ्यपुस्तक। एक्चुअली में क्या है कि ये MP टेट 2019 में पूछा है, तो हालांकि देखा जाए तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन पे आता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि हर एक कोई प्रयोग करता है नई नई तरीके से क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए, तो उन्होंने उपरोक्त सभी पहले ही दे दिया है। तो ओवरऑल ये सभी इंपॉर्टेंस रहेंगे प्रभावशाली शिक्षण को बनाने के लिए, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये MP टेट 2019 में पूछा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि वह कैसी होनी चाहिए। हम ये कहेंगे केवल शिक्षण बिंदु के लिए सरल सुगम उपयुक्त होनी चाहिए, केवल प्रकरण से संबंधित हो, केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। ओवरऑल ये तीनों ही कथन सही है, तो उपरोक्त सभी पे जाएंगे। अब एक्चुअल में क्या है कि देखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री सभी सब्जेक्टों में कॉमन होती है, जैसे कि आप ऐसे हिंदी की पढ़ें, या आप संस्कृत की पढ़ें, या इंग्लिश की पढ़ें, या आप मैथ की, या साइंस की, या SST की। तो ये वाला टॉपिक की क्वेश्चन है, आपको सभी जगह एक जैसे ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि सभी में कॉमन टॉपिक है, तो इस वजह से। अब जैसे कि
15 नंबर क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य जिसे ऑडियो विजुअल कहते हैं सहायकों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? हालांकि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एडगर डेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, पढ़ाई जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री को विस्तृत कर रहा है परस्पर संबंधित कथनों को एक सेट निम्न में से कौन सा कौशल कहलाएगा? एक तरह से हम कहेंगे प्रतिपादन या व्याख्या करना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सहायक सामग्री होगी? तो दृश्य में आएगी समाचार पत्र या न्यूज़पेपर बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है? ऑडियो टेप मतलब वही है, श्रव्य सामग्री के बारे में गलत पूछ रहा है। जैसे उन्हें आसानी से पुनः पेश किया जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि रिकॉर्ड कर लिया आपने तो उसे पेश कर सकते हैं। वो पोर्टेबल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे महंगे होते हैं, ये कहना गलत है, क्योंकि जब शिक्षण करा रहे हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता महंगे हैं या सस्ते हैं, वो उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये दृष्टिवादी छात्रों की मदद कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4 सही थे, गलत हो जाएगा 3 नंबर। शिक्षण सहायक सामग्री का गुण होता है, हम ये कहेंगे ये सभी चीजें होंगी, चाहे उसमें रोचकता हो, परिशुद्धता हो, प्रासंगिकता हो, ये सभी चीजें इंक्लूड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को क्या किया जाता है? हम कहेंगे पर्दे पर दिखाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि सहायक सामग्री का जनक माना जाता है। अगर आप ऑप्शनों के आधार पर जाएंगे तो हम प्रोवेल पर जाएंगे। हालांकि इस प्रकार के राजस्थान में तो नहीं बनते, लेकिन ये एमपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। अब एक चीज और है, अगर आपसे ये कहे कि सहायक जैसे श्रव्य सहायक सामग्री को वर्गीकरण किसने किया है, तब तो राइट आंसर जाएगा एडगर डेल पे। अगर सहायक सामग्री का जनक पूछा जाए तो प्रोवेल होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, ये 2011 फर्स्ट ग्रेड में 2011 में पूछा था, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का संकु देने वाला विद्वान कौन था? यानी अनुभव संकु जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था? अगर देखा था वो एडगर डेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम ये कहेंगे कि जो क्लासरूम होता है उसे ऑपरेशंस या संचालन करना, एक ही बात है ये कहना, तो क्लासरूम का संचालन करना ये सबसे बड़ी समस्या होती है गणित की। नेक्स्ट देखिएगा कि पढ़ने और सीखने का संसाधन जियोजेब्रा का उपयोग फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा नहीं किया जा सकता। ये जियोजेब्रा है ना, ये ऑलरेडी रीट में बन चुका है क्वेश्चन इस प्रकार का। अब ये नहीं पता है कि किस लेवल में पूछा है, लेवल फर्स्ट है या सेकंड है, लेकिन ये वाला तो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ L2 2022 में पूछा था। देखो, ये लंगड़े बच्चों के लिए जियोजेब्रा का उपयोग कर सकते हैं, बहरे गूंगे के लिए, बहरे और गूंगे हैं उनके लिए, लड़कियों के लिए, लेकिन जो अंधे होते हैं उनके लिए उपयोग नहीं कर सकते। किसका? जियोजेब्रा का। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना पड़ेगा, इसलिए हम जियोजेब्रा अंधे जो भी बच्चे होंगे उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो ये है एक सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, जियोजेब्रा है, ये आप ऐसे कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये अंधे बच्चों के लिए उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये सभी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पर देखकर चीजों को अनुभव किया जाता है, तो उस आधार पर जो देख नहीं सकते उनके लिए उपयोगी नहीं है। तो बाकी आपको और भी चीजें दे रखी है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि है उपागम शिक्षण यानी गणित शिक्षण की संबंध में सही नहीं है? ये आपके 6 to 8 में छत्तीसगढ़ में पूछा है, तो वो ये रटकर याद करना या रटंत, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि गणित में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम संसाधन का उपयोग है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं किया जा सकता है? जैसे कि टेलर गिनतारा, इसको तो हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी 10 ग्राम है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब है जियो बोर्ड, इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जियोजेब्रा है ना, इसका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जियोजेब्रा होता है वो अंधे व्यक्तियों के लिए या अंधे बच्चों के लिए नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको डायरेक्टली इसमें से एक ऑप्शन ले लेगा, बताइए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी है? तो उसमें टेलर गिनतारा भी दे सकता है, 10 ग्राम भी दे सकता है, जियो बोर्ड, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सुश्री सुजना अपनी कक्षा में एक शतरंज लाई, निम्नलिखित में से कौन सा शतरंज का उपयोग करके पढ़ाई जाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा? यानी सबसे कम उपयुक्त बताना है, तो वो होगा प्रतिशतता यानी परसेंटेज। बाकी है और भी सामग्री जैसे दे रखी है कि भिन्न पढ़ा सकते हैं, क्षेत्रफल और सर्वांग समता, लेकिन आप उससे प्रतिशतता नहीं पढ़ा सकेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। पढ़ा तो सकते हैं लेकिन कम उपयुक्त होगा वो। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग है गणित शिक्षण के अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ये सीटेट L2 में पूछा है, जैसे जियो बोर्ड कर सकते हैं, जियोजेब्रा का उपयोग नहीं करेंगे। बाकी गिनतारा का भी हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी ग्राफिक कैलकुलेटर इसका उपयोग नहीं करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो A और C
ऑप्शन नंबर इसमें कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। अब देखो हमने देखा था, क्या देखा था इसमें, पीछे वाले क्वेश्चन में आइएगा, यहाँ पे देखिएगा, देखो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हम टेलर गिनतारा का उपयोग कर सकते हैं 10 ग्राम का और जियो बोर्ड का। अब यहाँ पे देखना जियो बोर्ड दे रखा था और गिनतारा दे रखा, बाकी जियो जेब्रा के लिए तो उपयोग नहीं कर सकते, बाकी ना ग्राफिक कैलकुलेटर के लिए। तो इस प्रकार है, हम ऑप्शन नंबर इस 2 पे गए थे जिसमें ए और सही थे, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है। अगर आप देखें तो हम कहेंगे अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, ये कहना गलत होगा, यही नहीं होगा कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गणितीय कह सकते हैं गतिविधियों और केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। यानी हमें पूछा था एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। अगर आप देखें जो रटकर की बात की जाती है ना, मोस्टली वो गलत ही स्टेटमेंट होता है, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा सोपान या चरण समस्या समाधान विधि में शामिल नहीं होता है। जैसे अविवेचित करण विधि का उपयोग करना, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विवेकी होना चाहिए। विवेकी करण विधि का विकास करना ऐसे होता तब सही होता। बाकी योजना का प्रतिपादन करना, जो भी उत्तर या परिणाम का प्रतिपादन करना, समस्या का स्पष्टीकरण करना, जो नहीं संबंधित होगा वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये है कि अलग अलग भाषाओं को जोड़ना, यह सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है। जो जोड़ने की बात होती है संश्लेषण, अगर इसे तोड़ने की या अलग करने की होती या खंडन करने की, तब हम विश्लेषण विधि पर जाते। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीक उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ या ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होता है। अगर आप देखें ये L2 2017 में पूछा, अंतःक्रियात्मक श्वेतपट, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके जो सूचना और दूरसंचार में जो तकनीकी उपकरण विशेष तौर पर ग्राफ और ज्यामिति के लिए उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें लिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आप ऑप्शन को देखें तो हम कहेंगे संख्या नाम और ऐच्छिक रूप से पढ़ना, ये वाला नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी। ये L1 2015 में पूछा था, तो वो होगा प्रत्यक्ष अनुभव। क्षेत्रमिति इकाई का योगात्मक आकलन फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना क्षेत्रमिति वाला। जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं के पृष्ठों को दिखाया जा सकता है और दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एपिडाइस्कोप। नेक्स्ट देखिएगा, जो 39 नंबर है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित या दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें जैसे जियो बोर्ड हो गया, ठीक है, और आपकी गिनतारा हो गया, ये दोनों ऑप्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखो भिंड का तो उपयोग करेंगे ना, हम चार्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है, न संख्या चार्ट का, इसके अलावा इस संख्या चार्ट का नहीं उपयोग करेंगे। अब देख लीजिएगा, गिनतारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जियो बोर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं, एक एक्स्ट्रा जुड़ा है कंप्यूटर, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, एक तो जियो बोर्ड, एक कंप्यूटर, एक गिनतारा, एक आपका एक और ऑप्शन है जो है आपके अबेकस। हालांकि अबेकस को ही हम गिनतारा बोलते हैं। एक आपने और सुना होगा 10 ग्राम, ये आप है दृष्टि बाधित बच्चों के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाई चांस रीट मेंस में पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए टेलर गिनतारा जिसे अबेकस कह सकते हैं, कंप्यूटर, जियो बोर्ड और 10 ग्राम इसके लिए उपयोग नहीं करेंगे। वो ध्यान रखना, जियो जेब्रा को उपयोग नहीं करते हैं, तो वो आपका संबंधित नहीं होता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो 40 नंबर है कि 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। अगर आप सभी अवसरों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगा ग्राफ पेपर, क्योंकि जियो बोर्ड आपका दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, मोती और माला और गिनतारा भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अबेकस को ही कहते हैं, तो ये भी दृष्टिबाधित के लिए, मोती और माला भी दृष्टिबाधित के लिए हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है कि अगर आप देखें दशमलव की जब भी बात होगी ना जोड़ने की, तो वो ग्राफ पेपर पे ही कर सकते हैं आप है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
ये कह रखा कक्षा कितनी है 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामिति संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल का उपकरण की उपयोगिता या आवश्यकता पड़ेगी हमें, तो वो है बिंदु सीट की। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन होगा। हम कहेंगे जियो बोर्ड है वो आपका कह सकते हैं ज्यामिति आकृति उनकी विशेषताओं को समझाने के लिए होता है। एक होता है जियो जेब्रा, ठीक है, और एक होता है जियो बोर्ड, और ये दोनों में अंतर आना चाहिए। हम जियो बोर्ड का उपयोग हम है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप है जियो जेब्रा का उपयोग दृष्टिबाधित बच्चों के लिए नहीं करेंगे। तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये और संदर्भ में पूछा है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण के लिए सहायक है, तो वो ज्यामिति आकृतियों की उनकी विशेषताओं के बारे में। अब ये एक चीज और ध्यान रखना, ये पॉइंट भी याद रख लेना कि जियो बोर्ड द्वारा इनको भी बताया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत ही मदद करते हैं। किस में करते हैं, तो हम कहेंगे ये मूल गणितीय जो संकल्पना उन्हें समझाने के लिए उपयोग करते हैं। देखिएगा जो 44 नंबर है कि टेलीग्राम है, ये एस्टेट L1 2014 में पूछा है। यह एक चीनी पुरानी पहली है। ये विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचानने के लिए प्रयोग करना होता है। इसके 5 से या 7 टुकड़े होते हैं। ओवरऑल ये तीनों ही कथन सही है। अब ध्यान रखना, ये दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं ना, जो देख नहीं सकते, उनके लिए उपयोग किया जाता है इसका, तो इसका मतलब ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण कौन सा होता है। ये आपके झारखंड टेट L1 में ही पूछा है। हम ये कहेंगे ये एक विशिष्ट कौशल को परिभाषित करता है। क्या आपका सूक्ष्म जो माइक्रो टीचिंग होती है ना, उसका चक्र प्रथम होता है वो वाला। इसमें देखिएगा जैसे इसमें स्टेप दे रखे हैं, पहले विशिष्ट कौशल का चयन करेंगे, फिर आदर्श पाठ का निरीक्षण या समालोचन करेंगे, फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना का तैयार करेंगे, फिर शिक्षण अभ्यास, फिर फीडबैक मिलेगा आपको, पुनः आपको पाठ्य योजना बनानी है, फिर पुनः अध्यापन कराना है, फिर पुनः फीडबैक मिलेगा। ये प्रक्रिया शिक्षक द्वारा बार बार दोहराई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर है आपका 40, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी, वो ये होगा प्रत्यक्ष अनुभव। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे इंद्रियों के आधार पर सहायक सामग्री वो अलग अलग बांटा, जैसे श्रव्य दृश्य, प्रौद्योगिकी के आधार पर भी जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हम एक शब्द पढ़ते हैं जियो जेब्रा, तो जियो जेब्रा एक कैसा है सॉफ्टवेयर शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगी। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। प्रेक्षण के आधार पर जैसे प्रक्षेपित कर सकते हैं, अप्रक्षेपित, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य में आता है। तो जैसे प्रक्षेपित करने वाली सामग्री इनमें से कौन कौन सी है, इसमें एग्जाम्पल तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन यही दे रखा है कि इनमें से वे सभी सहायक सामग्रियां जिन्हें प्रोजेक्ट के माध्यम से देखा जाता है उन्हें प्रेक्षण कहते हैं। बाकी अप्रक्षेपित जिन्हें नॉन प्रोजेक्ट यानी जिन्हें प्रक्षेपित नहीं कर सकते। ओवरऑल ये है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे चार्ट चित्र, इसके अलावा प्रतिरूप, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल, नमूना, ब्लैक बोर्ड, प्लान बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड आदि। देखिएगा पॉइंट नंबर 5 दे रखा है इस अवनी पब्लिकेशन बुक में गणित शिक्षण की मूल्यांकन की विधि है। हालांकि हम ऑलरेडी इन क्वेश्चनों को कर चुके हैं इस प्रकार के, क्योंकि आप भी जानते होंगे जब हम मूल्यांकन पढ़ते हैं तो ये कॉमन होता है सभी सब्जेक्टों में। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, तो वो मोस्टली सभी की शिक्षण विधियों में कॉमन होंगे। तो निश्चित तौर से आप अगर इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी की पढ़ेंगे या SST की, तो उनके आधार पर भी अन्य शिक्षण विधियों के भी आंसर दे सकते हैं मूल्यांकन विधि के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट से होते हैं, फिर उसकी शिक्षण विधियां आनी चाहिए जिस सब्जेक्ट की पूछे जाते हैं मूल्यांकन। जैसे हम उन क्वेश्चनों को देखते चलते हैं और मैं बताते भी चलूंगा। ये क्वेश्चन आप किसी भी शिक्षण विधि पढ़ी हो उनके आधार पर भी दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपने चाहे मूल्यांकन किसी का भी पढ़ा हो, चाहे वो आपके हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या SST का हो, या साइंस का हो, तो उसके आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि एक परीक्षण का वो है गुण जिसके द्वारा मेधावी है या मेधावी लिख रखा है ना, ये मेधावी है। मेधावी, कमजोर तथा पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच में काफी सीमा तक भेद किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम विभेदकारता कहते हैं। इसे आप किसी भी आधार पर आंसर दे सकते हैं, चाहे आपने साइंस की टीचिंग मेथड पढ़ी हो, या कह सकते हैं मूल्यांकन, या आपने SST का या हिंदी का, इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ये L1 2025 में ही पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन वह निर्णय या व्याख्या है जिसको है किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। ये स्टेटमेंट किससे है, ये क्लार्क और स्टार का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये रीट 2025 में ही पूछा है। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 3 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट कैसे संबंधित है, ये प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है, उसे ही कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये L2 2025 में ही पूछा है। और जैसे प्रश्न पत्र निर्माण में कौन कौन सी सावधानी है वो आप इन सभी को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं
से गणित के परीक्षण में जैसे 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है तो वो परीक्षण की कौन सी विशेषता होती है, उसे हम कहते हैं विश्वसनीयता। यानी किसी भी एग्जामिनर से चेक करवाइएगा तो उसके है, आप कह सकते हैं उसके अंक फिक्स आ रहे हैं 52, तो इसका मतलब होता है वो विश्वसनीयता कहलाती है। L2 2025 में ही पूछा है। अब कन्फ्यूजन नहीं होना कि एक तो विश्वसनीयता होती है, एक वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है जब किसी बात का मूल्यांकन या अध्ययन व्यक्तिगत राय से प्रभावित न होगा, तथ्यों और प्रमाणिक पर आधारित होता है, उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि निबंधात्मक परीक्षण का गुण क्या होता है, तो हम कहेंगे विचारों की स्वतंत्रता होती है, जो मन में आए उसे हम लिख देते हैं, वही होती है विचारों की स्वतंत्रता। रीट 2025 में पूछा है, ये नहीं कर पाऊंगा L1 में या L2 में। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है, ये आपके 2025 में ही पूछा है। हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, विश्वसनीयता और वैधता का उच्च स्तर होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मतलब होता है अभ्यास के अवसर आपको मिलते हैं। किसमें, कार्य पुस्तिका, ये वर्क बुक बोल सकते हैं, उसकी बात कर रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 8 है कि छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल की सहायता से करता है तो कहलाता है। ये L2 2025 में ही पूछा है, तो हम उसे कहेंगे मौखिक गणित। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता और संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है। हम उसके लिए करेंगे निबंधात्मक परीक्षण या परीक्षा बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता होती है, इन्हें देख लीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इससे और वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जो विशेषता होती है उनसे। नेक्स्ट देखिएगा, संगीत मानव के अवचेतन मन का एक अंक गणितीय संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये स्टेटमेंट गणित के किस मूल्य से संबंधित है, तो ये आपके कलात्मक मूल्य से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है, यानी वो मूल्यांकन की टेक्निक नहीं है। तो साक्षात्कार होता है, प्रश्नावली होती है, चेकलिस्ट होती है, लेकिन तैयारी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये L2 2022 में ही पूछा है। इसके अलावा मूल्यांकन की जो प्रविधियां होती है, जैसे निरीक्षण हो गया, प्रश्नावली, चेकलिस्ट और साक्षात्कार, इसमें से निरीक्षण वाला ऑप्शन में नहीं दे रखा था, बाकी ये तीनों ऑप्शन दे रखे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है, तो चाहे वो शिक्षण के उद्देश्य हो या मूल्यांकन प्रविधि हो या अधिगम अनुभव हो, इन सभी से संबंधित होगी, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या होता है, उसमें आपको अभिव्यक्ति का अभाव होता है, यानी इसमें फिक्स आंसर होते हैं ऑप्शन, तो उन्हीं में से चूज करना होता है। तो इसमें आप अभिव्यक्ति तो कर नहीं सकते, तो वो तो निबंधात्मक प्रश्नों में करते हैं, तो इसलिए अभिव्यक्ति का अभाव होता है यहाँ पे। इसमें दोष क्या है वो दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, वो रहती है आपकी वैधता के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। अब ये मूल्यांकन की विधि नहीं है, इसका मतलब हमने देखा था ये टेक्निक, यानी मूल्यांकन की जो प्रविधि होती है कौन कौन सी, निरीक्षण, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, साक्षात्कार, कुछ इसी प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। साक्षात्कार दे रखा है, निरीक्षण दे रखा है, छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल, और कोई ऑप्शन है क्या इसमें, एक है श्रुतलेख। तो एक्चुअल में क्या है कि ये तीनों तो संबंधित है, ठीक है, हालांकि ये छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल है, ये यहाँ पे टेक्निक में इंक्लूड नहीं था। यहाँ पे अगर देखें तो हम ये कहेंगे ये भी एक आपका इसमें पॉइंट हो जाएगा, किसका, आपके मूल्यांकन विधि का। निरीक्षण, साक्षात्कार और छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल, जो संबंधित नहीं होगा वो होगा स्वतः आपका लेख, ये वाला ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रविधि में आती है ये वाली चीजें आएंगी, जिसमें से हम निरीक्षण देख चुके थे, जो भी छात्रों द्वारा बनाए गए शिक्षण मॉडल, चेक लिस्ट पढ़ चुके थे, साक्षात्कार, और भी चीजें दे रखी जैसे प्रयोगात्मक परिचय, अवलोकन, संरचनात्मक कार्य, सामयिक जांच पत्र, ये सभी मूल्यांकन की प्रविधियों में आते हैं। ठीक है, अच्छी परीक्षण की विशेषता होती है, ये सभी होगी, चाहे वैधता हो, विश्वसनीयता हो, वस्तुनिष्ठता, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ये L2 2022 में पूछा है। कौन सा एक गणितीय कथन सत्य है, हम ये कहेंगे मूल्यांकन का मतलब होता है मापन प्लस निर्णय, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो बाकी इसमें ऑप्शन नहीं होगा, इसमें माइनस कर रखा था, इसमें भी माइनस कर रखा है, ठीक है, इसमें भाग कर रखा है, तो ये नहीं होगी संबंधित होगा 1 नंबर ऑप्शन। देखो, इसे आप मूल्यांकन को मूल्य प्लस अंकन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, हम कहीं गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। नेक्स्ट देखिएगा, गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, तो मतलब स्किल, यानी जो आपका कौशल होता है उसके अंडर में आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें देखो कौशल भी आंसर मान लिया, फिर बोर्ड ने दूसरी आंसर की जारी की थी, प्राइम आंसर की होती है पहली, तो दूसरी ऑब्जेक्शन लगते हैं, तो फाइनल आंसर की आती है, तो उसमें आपके अवबोधात्मक उद्देश्य ने इसे भी मान लिया गया है, तो इसका मतलब इसमें 1 और 3 दोनों हो गए। हालांकि ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, लेकिन आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं, इसके प्रूफ मिल जाते हैं, तो निश्चित तौर से दूसरा भी ऑप्शन सही मान लिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो है आपका 20 नंबर, गणित में मूल्यांकन के सोपानों का सही क्रम क्या होगा। अगर देखें तो इसमें जैसे पहले हम उद्देश्यों का चयन करेंगे, फिर उसके बाद है हमें परिस्थिति की पहचान करेंगे,
फिर उसके बाद मूल्यांकन विधि का चयन करेंगे। फिर उसके बाद है इसमें 5 नंबर ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा है। फिर हम प्रमाणों की व्याख्या करेंगे। तो इस प्रकार ये चारों ही दे रखे ना, यही इसमें एक मिस प्रिंट हो गया है 5 नंबर ऑप्शन, तो इसका आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है जैसे कि उद्देश्यों का चयन करेंगे था, इसमें परिस्थिति का चयन, मूल्यांकन विधि का चयन करना ये भी था, मूल्यांकन विधि का निर्माण करना ये वाला नहीं था ऑप्शन, इसमें से मिस हो गया है। कौन सा? मूल्यांकन विधियों का निर्माण करना। बाकी है प्रमाणों की व्याख्या करना, तो ये प्रमाणों की व्याख्या करना 4 नंबर पे था ना। तो 5 नंबर पे स्टेटमेंट था ना, वो ये वाला था। कौन सा? जो 4 में लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ पे मिस कर दिया है, तो यही क्रम होगा, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। निबंधात्मक की बात होती है तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि ये कह रहा है कि प्रतिच्छेदी वृत्त, सकेंद्री वृत्त होते हैं, ये सत्य या असत्य, ये तो फिर आपका उसमें चलाया जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ है ना उनके प्रकारों में। एक त्रिभुज भुजाएं होती है, सरल रेखा को परिभाषित कीजिए और इस परिभाषा से यह सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक साथ ले लिया जाए तो तीसरी भुजा बड़ी हो जाती है। ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये आपका कह सकते हैं हम एक तरह से निबंधात्मक प्रश्न का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित होते हैं, तो वो अनुमूल्यन होगा। ये वाली सबसे टफ क्वेश्चन यही बनते हैं। जैसे पाठ्य योजना बनाते थे तो उसमें एक ज्ञानात्मक पक्ष था, एक भावात्मक था, एक क्रियात्मक। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है ना और एक भावात्मक पक्ष होता है, तो उस भावात्मक पक्ष के अंदर में कौन कौन से मूल्य आते हैं वो स्टेप पूछिए इसमें से। उसमें से भावात्मक पक्ष से संबंधित है आपका जैसे अनुमूल्यन, बाकी ज्ञान है ये ज्ञानात्मक से, और ज्ञान और अनुप्रयोग अपोध ये सभी ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा नई प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति कौन सी होगी, उसे हम बोलते हैं प्रस्तावना। ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा था। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया यह जो बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर रखा है, तो उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये करें निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की एक विशेषता को नहीं दर्शाता है। जैसे कि विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हैं हो उसे उस तरह से देखना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उनको सुनना चाहिए। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना चाहिए। और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है कि विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका जांच पर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। अब एक्चुअल में क्या क्या हमें ये पूछा था, जो भी आपका अनौपचारिक आकलन होता है तो उसकी विशेषता नहीं है, तो ये तो सभी विशेषताएं थी जो नहीं होगी। ये आपका औपचारिक का दे रखा था स्टेटमेंट, ग्रेडिंग प्रदान करना, तो इस वजह से राइट आंसर हुआ है। बाकी अनौपचारिक के ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न की सीमा है, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनकी सीमा का मतलब कम ही बताइएगा। जैसे अनुमान लगाना बिल्कुल होता है, निर्माण में कठिनाई होती है बिल्कुल होती है, ये जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना ये भी बात सही है। तो ओवरऑल ऑप्शन बच्चा सही हो जाएगा। ये इनकी कमियां दे रखी हैं तीनों। नेक्स्ट देखिएगा कि विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। हम ये कहेंगे जो भी मानसिक प्रक्रिया होती है उनका विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा विकल्प है गलत दे रखा है। ये एस्टेट L1 में पूछा है। जैसे मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है, मध्य करता है, ये है ना मध्य यानी मदद करता है, ऐसा है जी। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होते हैं और बाकी मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ओवरऑल 4 नंबर क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होती है। ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा जो आंसर, ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन के लिए आयाम नहीं है, तो हम देखेंगे गणित के प्रति रुझान, ये वाला आयाम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप देखें ये आपका रीट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखे होंगे। हम कहेंगे जो मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी और सही है, जैसे मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थी की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करते हैं, ये बात सही है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में सहायक होते हैं, ये भी बात सही है। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ पर खड़ा है या खड़ी है, तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा कि व्यापक मूल्यांकन जैसे CCE के लिए निम्नलिखित में देखिए सही होगा। अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इसमें इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से मुक्त उत्तर प्रश्न की पहचान कीजिएगा। जैसे मानव सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकते, सेल्यूलोज किससे बना होता है, और भी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे
क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हमें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग या बहुविध वाला ऐसा ऑप्शन चूज करना था जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी छुपी हो। तो वो होगा क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घटती दुश्चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन या साधन उपयुक्त होगा। अगर आप देखें तो हम एक तो कहेंगे कि सहयोगात्मक अधिगम परियोजना है, दूसरी है रचनात्मक आकलन। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता है। हम कहेंगे जो सत्रांत परीक्षा होती है ना, जो वर्ष के अंत में होती है, ये नहीं इंक्लूड होगी। बाकी पोर्टफोलियो हो जाएगा आपका, ये उपज्ञानात्मक, इसे इंग्लिश में शायद क्या बोलते हैं हम मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश दे नहीं रखी है और एक शब्द की इंग्लिश हमें मालूम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उपज्ञानात्मक अभिलेख और क्षेत्र भ्रमण, ये तो सभी रचनात्मक आकलन के अंडर में आएंगे। जो नहीं आएगा सत्रांत परीक्षा, जो वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा होती है उनकी बात कर रहा है। रचनात्मक आकलन के उपकरण ये दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती। अब इसमें से रचनात्मक आकलन की विधि नहीं होगी तो वो देख लेते हैं। जैसे परियोजना तो होती है, प्रश्नोत्तर नहीं होगी। बाकी ये दैनिक विवरण जैसे जनरल एंट्री बोलते हैं, और सत्रांत परीक्षा ये नहीं होगी, केवल मात्र ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जाता है। तो वो ये सत्र के अंतर में जो परीक्षा होती है वही की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, कथन है शिक्षक छात्रों से संबंधित की खोज करने के लिए अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का आकार करती है। ये के साथ अत्यधिक अनुकूल कौन सा ऑप्शन होगा। तो वही है आगमनिक विधि यानी आगमन विधि। गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित क्या चीज है। एक तो आपकी छात्रों की जो अवधारणात्मक समझ को विस्तृत और फीडबैक देता है, और दूसरा हो जाएगा कि संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रकृति। तो ए और सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएंगे, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। विद्यार्थी में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है। अगर आप ऑप्शनों को देखें तो हम कहीं विद्यार्थी की अपने उत्तरों को समर्थन करने की क्षमता या देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, हम कहेंगे प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है कि इनमें से सही कथन बताइएगा। ये कह रहा है कि सामान्यीकरण की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण सहायक होते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बाकी यह विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वांछनीय होगा। हम ये कहेंगे विद्यार्थी अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 44 है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय होगी। अगर आप देखें तो हम कहेंगे जो भी संकल्पनाएं होती हैं उनकी अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं देना चाहिए। हमें नहीं देना चाहिए गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। नेक्स्ट देखिएगा, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम होगी। वो होगी छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। नेक्स्ट देखिएगा, अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए होती है। तो वो होती है व्याख्या में से विद्यार्थियों की विषय ग्राह्यता परीक्षण करना। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है ये एपीटेट यानी आंध्र प्रदेश में पूछा है कि इन्होंने मूल्यांकन आधारित पाठ्यक्रम मॉडल नमूना को प्रस्ताव किया है। किसने किया है। तो वो PS ब्लूम ने किया है। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों की किस शक्ति को विकसित करते हैं। तो वो विचार हो, कल्पना हो, तर्क शक्ति हो। सभी को ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए तो वो निदानात्मक, रचनात्मक, योगात्मक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित होता है। हम कहेंगे अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानने में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 6E शिक्षण योजना में प्रयुक्त पदों का सही अनुक्रम क्या होगा। 6E का मतलब जिसमें 5E मॉडल तो आपने सुना होगा, तो ये 6E है। तो 6E में पदों का सही क्रम होगा। जैसे कि इसमें तो केवल 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं, हालांकि इसमें 6 स्टेप देता। तो हालांकि यहाँ पे आंसर दे रखा है, जैसे कि पहले आएगा इनमें से अगर देखें एंगेज करना होगा, ये वाला 2। फिर उसके बाद है आपका व्याख्या करना, यानी ये दूसरे नंबर पे एक्सप्लोर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका विस्तारित करना, एक्सप्लोर करना। फिर उसके बाद आ जाएगा मूल्यांकन करना यानी एवोल्यूशन। हालांकि इसके 6 स्टेप में देखिए एंगेज, एक्सप्लोर तो दे रखे आंसर में। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा एक्सप्लेन करना हो, एलाबोरेट करना हो, आपको एवेलुएट करना या अनुप्रयोग जिसे एक्सटेंड कहते हैं। यानी 6E मॉडल ये है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, एवोल्यूट और एक्सटेंड। ये 6E मॉडल है। नेक्स्ट देखिएगा कि ये कह रहा 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन के आयाम नहीं है। इनमें से वो हो जाएगा स्वरूप और कार्य पद्धति,
निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? हम कहेंगे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो वो आपकी गणित की जो भी समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकलन गुणा से संबंधित नहीं है? वो हो जाएगा मापन। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल होगा? तो वो होगा विवेचना करना या चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीक कौन सी होगी? वो छानबीन करना, स्व विश्लेषण करना या तुलना करना, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा गणित अधिगम में आकलन के लिए नीम का कार्य निम्न में से कौन सा शैक्षिक सिद्धांत करता है? तो वो दोनों ही करेंगे, चाहे पाठ्य पुस्तक का सिद्धांत हो या अधिगम हो और समानता का सिद्धांत हो। क्वेश्चन नंबर 60 है गणित अधिगम के आकलन सिद्धांत में से कौन सा नहीं होगा? वो होगा पक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थी में उत्पन्न आदर्श और मूल्य आंतरिक होकर उन आदर्शों व मूल्यों के प्रतिबद्ध होना इस भावावेश क्षेत्र के लक्ष्यों में होता है, वो होता है कीमत आंकना। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए मूल्यांकन भागों में प्राथमिकता दी जाती है, तो वो दी जाएगी शिक्षण उद्देश्यों के। सही है ना? ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होना चाहिए। वैटेट 2017 में पूछा था, तो वही है, इसमें भी 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर दे देगा शिक्षण उद्देश्यों को। नेक्स्ट देखिएगा ये किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों की फीडबैक देना होगा? अगर हम देखें तो वो हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिएगा कक्षा में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्या को प्रदर्शित करने के लिए पढ़ाया जा सकता है। हम ये कहेंगे पहले रोजमर्रा की समस्या, फिर गणितीय करण की स्थिति की भाषा, फिर गणितीय समस्या का समाधान करने की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? वो होता है उद्देश्यों से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये लास्ट टॉपिक है जो मैथ की टीचिंग मेथड से संबंधित है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं या प्रीवियस में जो भी परीक्षाओं पूछे गए हैं हम वही देख रहे हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? ये L2 2025 में पूछा गया था क्वेश्चन। हम ये कहेंगे जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे उस आधार पर चले कि कमजोर विद्यार्थी को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना, ये वाला एक उपचारात्मक शिक्षण के उपाय के लिए सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? अब देखिएगा एक्चुअली में ये L2 2025 में पूछा है, तो हम कहीं जब तक जो छात्रों की कमी दूर ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पूछा गया है कि निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव या कह सकते हैं तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के लिए किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? ये आपके 3rd ग्रेड मैथ्स हुई थी ना L2, उसमें पूछा गया। तो हम ये कहेंगे ये आपकी व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण करवाना चाहिए उसे। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण क्या होता है ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा ये 2022 में पूछा है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो हम कहेंगे जो गणित विषयों के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन गणित में निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के संदर्भ में असत्य है, यानी जो गलत है वो बताना है। ये 2nd ग्रेड मैथ 2019 में पूछा गया है। अगर आप ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे विद्यार्थी की गणित में उपलब्धि को जानना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके ये भी विशेषताएं दे रखी है जो आपके निदानात्मक परीक्षण की उपयोगिता के ये 6 स्टेटमेंट दे रखे। नेक्स्ट देखिएगा पालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक क्या है? हम कहेंगे नैदानिक परीक्षण करेंगे, इससे कमियों को जाना जा सके। इसके अलावा 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? अगर आप देखें जैसे कि विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर या बाहर प्रश्न करना या मौखिक कार्य करना या विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण करना, और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है कि विद्यार्थियों की तुलना करके। तो इसमें से जो सही नहीं होगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 8 है, इसमें पूछा है कि एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, तो ये कहलाता है, इसे हम निदानात्मक आकलन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ये L2 2022 में पूछा था। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप अध्ययन करा रहे हैं उन पद्धतियों की दिशा निर्देश जारी करना, कठिनाई स्तर के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण करना, विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता करना। ओवरऑल ये सभी विशेषताएं होंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है? किस में होता है? ये उपचारात्मक शिक्षण में। L2 2022 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं होगी? हम ये कहेंगे रट कर याद करना, ये स्मरण करना, ये आपकी गणित की समस्या समाधान की रणनीति नहीं होगी। L1 कह सकते सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, विषयगत ज्ञान के अतिरिक्त उपचारी गणित शिक्षण में आवश्यक क्या होता है? वो होते हैं आपके जो स्पेशल कौशल होते हैं या स्किल, वो आ जाएगा। ये आपके झारखंड टेट L1 में पूछा है। उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है, हम कहेंगे समस्या के कारणों की सही पहचान करना। ये आपकी 2021 L1 में पूछा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो है आपका 14 नंबर का, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसकी जरूरत क्यों होती है? ये L2 2012 में पूछा था। हम ये कहेंगे चाहे मंदबुद्धि बच्चों के लिए हो या पिछड़े सामान्य सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। तो ये L2 2016 में पूछा था। इसका मतलब ये है कि विरोध द्वारा उपपत्ति, ये आपका हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनते नहीं है अगर रीट की पर्टिकुलर बात की जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी जो एक तरह से गलत है, तो वो हो जाएगा आपका वाद विवाद। बाकी परियोजना सर्वेक्षण और समाचार पत्र रिपोर्ट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? अगर आप देखें तो बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना ये निदानात्मक परीक्षण होता है, उसका उद्देश्य में नहीं आएगा। तो बच्चों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना ये तो उपचारात्मक चला जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य होते हैं जैसे बच्चों के अधिगम के दौरान कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना, अभिभावकों को फीडबैक लेना, विशिष्ट पद्धति तकनीक का उपयोग करना और गणित में जो भी छात्रों की फीडबैक लेना, कमजोरियों का पता लगाना है। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है क्या इसका? हम ये कहेंगे चाहे शिक्षण में हो, परामर्श निर्देशन में हो या उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, ये सभी निदानात्मक शिक्षण की इंपोर्टेंस है, यानी महत्व है इनके। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर किसका होता है? केवल उद्देश्यों का होता है। नैदानिक परीक्षण होता है जो बच्चे सीख नहीं रहे हैं उनकी कमियों को जाना जाता है। उपचारात्मक शिक्षण होता है उनको ठीक करना होता है। नेक्स्ट देखिए, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख क्षमता का विकास करना होता है, जैसे कि दंड यानी बार ग्राफ होते हैं उन्हें देखकर आंकड़ों को अर्थ लगाना होता है। ये सीटेट L1 में पूछा है। बाकी ऑप्शन इधर दे रखे हैं। अब ये कह रहा कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना या गणित विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? हम कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे, क्योंकि हमें मालूम तो पड़ गया कि वो क्या है, गणित की परीक्षाओं परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसका रीजन तो यही है कि गणित में अच्छा नहीं कर पा रहा। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे? उसका उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन गणित में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में असत्य बताइए, यानी जो गलत है वो बताना है। अगर आप देखें तो हम कई विद्यार्थियों को गणित की पाठ्य पुस्तक से बाहर समस्याओं को हल करने के लिए मोटिवेट करेंगे या एनकरेज करेंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी संख्याओं की गुणा करने में गलती करता है। क्या करता है? 4 × 1 = 5 कर देता है। इसका मतलब ये गुणा की जगह प्लस कर रहा है यहाँ पे। अब 5 × 1 करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी वो गुणा की जगह पे प्लस कर रहा है, तभी तो 6 आ रहा है। आदि इसके लिए किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करना चाहिए? आप बताइए, आप इस समस्या का हल कैसे कर सकते हैं? ये कह रहे हैं ऑप्शन जैसे कि चित्र रूप में आकृति प्रस्तुत करके, बिल्कुल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाए, बिल्कुल। अनुमान लगाना, ये भी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेट L1 2012 में पूछा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर पा सकता जिसमें स्थानांतरण संबंधित होता है, तो सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या होगी इन सभी ऑप्शनों में? तो वो होगी विकल्प विधि से समान प्रत्ययों को समझना। नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण में सहायक क्या होगा? वो होगा कमजोर छात्रों की जो सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। नेक्स्ट देखिएगा, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? हम ये कहेंगे कि क्या कहें, बच्चों के समझ में अंतर करना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जो 27 होगा। इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना बेसिक पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम होगा? अगर आप देखें ये 2015 में पूछा गया है L2 में। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो पहले हम तुलना करेंगे, फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग करेंगे, फिर प्रमाणिक इकाई विकसित करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ये चीज ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन है रीट में नहीं बनते हैं, ये सीटेट के क्वेश्चन है, तो आप एक तरह से उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बने वो देख सकते हैं। ठीक है। बाकी गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा उपकरण है जो अधिकतम घटनाएं की विशिष्ट जो प्रकृति होती है उसके निदान में सहायक नहीं है। अगर आप ये L2 2021 में पूछा था, अगर आप ऑप्शनों को देखेंगे तो इसमें से केवल मात्र है योग्यता का परीक्षण करना, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बाकी ये सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा कि गणित में अंत विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आप ऑप्शनों को देखेंगे तो हम ये कर सकते हैं, एक तो प्रायोजना और एक क्षेत्र भ्रमण। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा कदम सहमति गणित की संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो हम कहेंगे जो आपके मानस दर्शन है गणित का महत्वपूर्ण एक पहलू होता है इसके थ्रू। सुश्री मुमताज सामूहिक क्रियाकलाप के दौरान अवलोकन की तकनीक का उपयोग कर अपने छात्रों को गणित कौशल को सुधारने और उनका अवलंबन फीडबैक, प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक ही होता है, फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए कहती है। मुमताज द्वारा प्रयुक्त योजना का उदाहरण क्या होगा। वो कहीं ना कहीं कांस्टेक्ट मूल्यांकन कर रही है, यानी जिसे रचनात्मक मूल्यांकन बोल सकते हैं। एक अच्छा अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 + 55 होता है। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये 415 होना चाहिए। 5, 11, 1 और सही है, होना चाहिए 415 जोड़ने पर। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 5 की 5 इसमें 0 में जोड़ रहा है, सही जोड़ रहा है, और 5 और 6 11 होते हैं, 1 सही है हासिल की, फिर इसमें 1 बचेगी, 3 को 1 में 4 जोड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, जो इसमें हासिल बची है ना उसे, और साथ में जो संख्या बची है उसे सीधा ही उतार रहा है। अब बताइएगा इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी अवधारणा का दोहरान सबसे उपयुक्त रहेगा। हम ये कहेंगे जोड़ने के जो पठन समूह कड़ी है ना उन्हें पर ज्यादा जोर देंगे, जिससे कि बच्चा ये गलती ना करे। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 34। एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को परामर्श देंगे। किस प्रकार का देंगे। हम कहेंगे बच्चों को उनकी जो अवधारणा है ना और उनके जो कार्य विधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने की सहायता करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक अध्यापक अपने छात्रों की गणित की भ्रांतियों को दूर करने में सहायता कर सकता है। किस प्रकार कर सकता है। अब ये कई कक्षा में पढ़ाई गई विधि से अधिकतम प्रश्न हल करवाकर यह करके। नेक्स्ट देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक होता है। हम कहेंगे जो भी गणित की जो संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करता है उनसे संबंधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। L में 2022 में पूछा था सीटेट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, और देखिएगा एक्चुअली में इसमें दोनों ही कथन दे रखे हैं, छात्रों द्वारा जनरल यानी जो दैनिक चीजें होती है उनका लिखना और साथ ही साथ क्षेत्र भ्रमण करना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वो कमजोर है, तो वो ये निदानात्मक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बचा है कि ऐसी योजना जो यह जानने के लिए प्रयास करती है कि विद्यार्थी ने कितना समझे है और किस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति का अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। तो ये आपके निदानात्मक आकलन होता है, उसके अंडर में आता है। ओवरऑल जो आपका मैथ की टीचिंग मेथड है वो सभी कंप्लीट कर ली हमने सभी टॉपिक में। यार ओवरऑल ये कि जो आपके रीट लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, इसमें जो मैथ की टीचिंग मेथड के जो टॉपिक दे रखे हैं 6 उससे संबंधित आए हुए, चाहे वो सीटेट में हो, रीट हो, पात्रता हो, या मेंस हो, सेकंड ग्रेड हो, या अन्य स्टेटों में जो क्वेश्चन बने हैं ना वो सभी इंक्लूड थे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।